अच्छा जी, एवरीबडी वीडियोस ऑन, अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए सब लोग। उषा जी गुड इवनिंग, वीरेंद्र जी, योगेश जी गुड इवनिंग, सद्भावना जी प्लीज टर्न योर वीडियोस ऑन एवरीबडी। We'll wait for 2 more minutes, 8:35 tak, and then we'll start with meditation. Good evening. Good evening, Salata ji. Please turn your videos on. सब लोग अपनी videos on कर लीजिए. Good evening, Shilpa ji, Shubhra ji. Good evening, everybody. We'll wait for 1 more minute and then we'll start with the meditation. स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन के साथ और कुछ प्राणायामास के साथ भी। तो जैसे कि हम लोग को पता है अभी बहुत ज्यादा मौसम खराब चल रहा है, देयर इज लॉट ऑफ विंड, देयर इज एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी है काफी जगहों पे। तो हम क्या करेंगे, भस्त्रिका और कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों को नोज में प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं या रनिंग नोज हो रहा है, स्टफी नोज हो जा रहा है। तो भस्त्रिका प्राणायामा से स्टार्ट करेंगे, जिससे जितना भी कंजेशन है, अगर कुछ भी स्टफी नोज है आपका, वो फ्लैम आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी हैंड कर्चीफ हो या कोई टिश्यूज हो अपने साथ रख लीजिए, जिसको भी कोल्ड हो रहा हो। तो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग ललिता जी, स्टार्ट करते हैं। फॉलो विद मी। इनहेल डीपली, टेक योर हैंड्स अप, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे नोज से ही एंड ब्रिंग योर हैंड्स बैक डाउन। इनहेल, नोज से आराम से इनहेल करिए, फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को वापस ले आइए। इनहेल, एक्सहेल, 1 up, exhale, 2 up, exhale, 3 up, exhale, forcefully exhale करिए अपने नोज से, inhale up and exhale. रिलैक्स, हैंड्स को रिलैक्स कर लीजिए। कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति में क्या करते हैं, एक ही बार इनहेल करके बार बार फोर्सफुली एक्सलेशन करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ पुल करते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल डीपली, exhale, pull your stomach in. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax करिए, आंखों को बंद रखिए सब लोग। Everybody please turn your videos on. Keep your eyes closed. Inhale करिए deeply. Exhale. Inhale deeply. And exhale. वापस भस्त्रिका करेंगे। अपने हाथों को ऊपर ले आइए। Inhale deeply. Forcefully exhale and bring your hands back down. Very good. Inhale up. Exhale. Excellent. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 and 10. वेरी गुड. कपालभाति करेंगे वापस, आंखें बंद रखिए, बैक स्ट्रेट. इनहेल डीपली, अपने स्टमक को अंदर पुश करते हुए. एक्सहेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. रिलैक्स. अपनी आंखें बंद रखिए. सब लोग अपने हैंड्स रब करिए एक दूसरे के साथ. रब योर हैंड्स टुगेदर. वार्मथ को अपनी आईज पे स्प्रेड करिए. वापस रब करिए हाथों को. वार्मथ को अपने ईयर्स, नेक, शोल्डर्स, आपके हाथों को, आर्म्स, हैंड्स, आपका चेस्ट, एब्डोमेन रीजन, आपका थाइज, पैरों को और अपने फीट को अच्छे से छूइए. पूरी बॉडी में वार्मथ स्प्रेड करिए अच्छे से. रिलैक्स. स्लोली अपने हाथों को देखते हुए अपनी आईज ओपन कर लीजिए एंड रिलैक्स. आई होप एवरीबडी इज रेडी एंड आई होप एवरीबडी इज फाइन. तो आज हम लोग साइनसाइटिस के बारे में जानने वाले हैं. तो यही टॉपिक जो मैंने आपको बोला था कि आजकल जैसे कि बहुत सर्दी चल रही है, सब लोगों को कॉफ, कोल्ड, ऐसी बीमारियां हो रही हैं, फीवर एंड ऑल. तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे जिन लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है. तो क्या होता है साइनसाइटिस में? लोगों को हमेशा ही कोल्ड रहता है, चाहे गर्मी के टाइम हो या सर्दी हो या कैसा भी मौसम हो. हमेशा नोज रनी रहती है, या तो एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे पैटर्न्स में उनका नोज रनी रहता है. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. जस्ट लेट मी नो इफ यू ऑल कैन सी इट. गिव मी अ सेकंड. Yeah. So I hope everybody can see it. तो जैसे कि मैंने बोला साइनसाइटिस के बारे में, सबसे पहले तो साइनसाइटिस होता क्या है? बहुत ही कॉमन टर्म है आजकल. बहुत सारे लोगों को होता है. हर घर में एक ना एक बंदे को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती ही है. ठीक है, तो यही आज हम अच्छे से जान लेंगे क्या है, किधर होती है और कैसे होती है, और इसे कैसे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं हम लोग. ओके. तो साइनस क्या होता है? साइनस आइटिस, किसी भी चीज, किसी भी वर्ड के अंदर आइटिस लग जाए मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना या स्वेलिंग आ जाना. किसी भी हमारे बॉडी में कहीं पे भी आर्थराइटिस जैसे हो गया तो वो बोन्स में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग रहती है. वैसे ही ये साइनसाइटिस जो होती है, हमारे जो साइनस रीजन है वहां पे इन्फ्लेमेशन होना, वहां पे स्वेलिंग होना या कोई भी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन आ जाना, इसलिए इसे साइनसाइटिस कहते हैं. तो एक साइनस जैसा एक सिंपल वर्ड क्या होता है? साइनस होता है हमारी यहाँ पे पूरे में हड्डियां हैं, है ना, हमारे बोन्स हैं फेस में. हमारा स्कल है यहाँ पे, ये हमारी फेशियल बोन्स है. तो इन फेशियल बोन्स को सब लोग अपने हाथों से छू के देखिए. यहाँ पे अंदर की तरफ आपको बोन्स नहीं दिखेंगी, फील नहीं होंगी आपको बोन्स. यहाँ अंदर की तरफ बोन्स फील नहीं होंगी. यहाँ पे भी ऐसे हॉलो, ऐसे गड्ढा जैसा दिखेगा, है ना. एवरीबडी कैन फील, सबको फील हो रहा है यहाँ पे ऐसे गड्ढा, यहाँ पे भी गड्ढा है, यहाँ पे भी गड्ढा है. तो ये साइनस क्या होता है? इन बोन्स और हमारी बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है. हॉलो इन द सेंस गड्ढे जैसा, खाली स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ एयर भरी होती है. इन एरियाज को साइनस पॉइंट्स बुलाते हैं. कहीं पे भी बॉडी में हमारे साइनस होता है. साइनस मतलब क्या बोला मैंने? जो हमारे बोन्स या ऑर्गन्स या किसी भी लिगामेंट्स के बीच में जहाँ पे भी ये हॉलो पार्ट होता है, जहाँ पे भी ये गड्ढा होता है, जहाँ पे सिर्फ एयर रहती है हमारी बॉडी में, उसे साइनस कहते हैं. तो हमारा ये जो फेस है उसमें हमारे 4 मेजर साइनसेस हैं. नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस लोकेशंस हमें याद होनी चाहिए. पहला क्या है? एक तो यहाँ पे इस जगह पे हमारा पहला साइनस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, हमारी आईब्रोज के बीच में. एक हमारी आंखों के बीच में, इस जगह पे साइनस प्रेजेंट होता है, आपको गड्ढा फील होएगा एयर की तरह. एक हमारा यहाँ पे होता है नोज के आसपास, अराउंड योर नोज, और एक नोज के
पेरिफेरी के ऊपर। तो यही रीजन्स है जहाँ पे हमारे फेस के साइनस होते हैं। कभी कभी आपने स्कल का पिक्चर देखा होगा, पूरे हेड का पिक्चर अगर आपने कभी देखा होगा, या आपने स्कल हड्डी देखी होगी, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफी होल्स रहते हैं। यहाँ पे पूरा कवर्ड रहता है, यहाँ पे हमारी जॉज रहती है, यहाँ पे हमारी ऑर्बिट्स रहती हैं इसके, पर यहाँ पे हमेशा होल्स रहते हैं, इवन हमारा जो स्कल होता है। तो वही एरियाज जो होती है ये हमारी साइनस है। वापस अपने फेस को टच करिए, ये हमारा फ्रंटल साइनस जो हमारे आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे साइनस प्रेजेंट है, आंखों के बीच में, नोज के पास में, और नोज की पेरिफेरी के ऊपर। यही रीजन्स में हमारा साइनस प्रेजेंट रहता है। तो आप कभी भी देखेंगे किसी भी बच्चे से लेके बूढ़े को अगर कोल्ड रहता है, पूरे दिन छींक रहा है, पूरे दिन स्टफीनेस रह रहा है, तो पेन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा इसी रीजन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो सैक्स होते हैं हमारे, ये जो होल्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, इसमें हमेशा एयर फिल्ड रहनी चाहिए। नॉर्मली सिर्फ हवा भरी रहती है और वो पास होती रहती है। पर जब हमें साइनसाइटिस होता है या कोल्ड होता है या कभी भी बहुत ज्यादा कॉफ हो जाता है जिसमें बलगम बहुत निकले, तो उसमें इन रीजन्स में क्या होता है? बलगम आना, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फ्लेम कहते हैं, बलगम को फ्लेम या स्पूटम या कोई भी ऐसा हमारा जो फॉरबिड मैटर है जो हमारी बॉडी बाहर निकालना चाहती है, वो आके इन साइनसेस में ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो यही चीज है साइनसाइटिस का मतलब। वेरी सिंपली, ये हमारे साइनस एरियाज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे एयर होती है, हड्डियां नहीं प्रेजेंट होती हैं, वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाना या स्वेलिंग हो जाना, उधर साइनसाइटिस कहते हैं। जब भी फ्लेम या म्यूकस फॉर्म होने लग जाती है या अक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूकस, हमारे साइनसेस में ही साइनसाइटिस बोलते हैं। तो आई होप साइनसाइटिस वर्ड जो हम लोग बहुत सुनते हैं वो तो क्लियर हो गया है सबको, ठीक है? तो इसका और थोड़ा डेफिनेशन में जानते हैं। जैसे मैंने बोला था, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑन द टिश्यूज। टिश्यूज रहते हैं हमारी बॉडी में, जहां पे भी बोन्स नहीं है वहां पे टिश्यूज होते हैं, जहाँ पे हड्डियां नहीं है वहां पे हमारी टिश्यूज होते हैं। स्किन की तरह ही बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं। तो यही सॉफ्ट टिश्यूज उन साइनसेस के ऊपर बने हुए हैं। तो ये सॉफ्ट टिश्यूज उन साइनसेस के ऊपर बने रहते हैं। उधर क्या होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होती रहती है। हमारी बॉडी में हर जगह, पूरी बॉडी में म्यूकस प्रोड्यूस होती है ताकि लुब्रिकेशन रहे, पूरी बॉडी में आराम से ड्राइनेस ना रहे, तो पूरी बॉडी में म्यूकस बनी रहती है। तो जब इसी म्यूकस की जो लाइनिंग है हमारे उन रीजन्स पे, वो जब इन्फ्लेम हो जाती है या कभी स्वेलिंग आ जाती है या कभी कोई इन्फेक्शन आ जाता है, ये एकदम से स्वेल होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉक्ड फीलिंग लगता है। जब ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे नोज भरी हुई है बहुत ज्यादा, या स्टफीनेस लग रही है, कंजेशन लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? जब हमारे साइनसेस एकदम स्वेल हो रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था, एलर्जीज में भी हो सकता है, और इसी की वजह से धीरे धीरे फेस में पेन होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और नोज बार बार रन होती रहती है। तो ये एक बहुत क्रॉनिक स्टेजेस में भी होती है। काफी लोगों को साइनसाइटिस ऑलमोस्ट एवरी डे, जिन लोग को ये इसे सहना पड़ता है, ये एक बहुत ही बड़ी सफरिंग टाइप की ही बीमारी है। क्योंकि सबको लगता होगा नॉर्मल कोल्ड है, आता जाता रहता है, पर जब साइनसाइटिस एक डिजीज की तरह होता है तो हमेशा हेडेक रहता है, पूरे टाइम पफिनेस रहती है, कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं आप, और काफी टाइम तक डिजीनेस और चक्कर भी आ सकते हैं। तो आई होप साइनसाइटिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीबॉडी। तो सबसे पहली चीज ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे साइनस इश्यूज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशन से ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा नोज, हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ही बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करती है, खुद ही अपने आप सारी टॉक्सिन्स, जितना भी मॉर्बिड मैटर है, ये सब बाहर खुद ही निकाल देती है। कैसे? या तो हमारे नोज से, है ना, जो हमारा म्यूकस निकलता है नोज से, उसके थ्रू, टीयर्स के थ्रू, आंसू, सलाइवा से भी निकलता है, वॉमिट करते हैं हम लोग, फिर स्किन के थ्रू स्वेट निकालते हैं हम, यूरिनेट करते हैं, स्टूल्स पास करते हैं। तो इन्हीं चीजों से हमारी बॉडी अपने मॉर्बिड मैटर को, जो भी गंदगी है हमारी बॉडी में, उसे एक्सपेल करने की कोशिश करती है। पर ये साइनस कब होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये सब बॉडी कब, इम्यून सिस्टम ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मॉर्बिड मैटर है, फॉरेन मैटर है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, उसे बाहर निकालना बॉडी के।
पर जब ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो क्या होता है, कंजेशन होना शुरू हो जाता है, वो जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं वो पूरे अपने साइनसेस में कंजेस्ट हो जाते हैं। ये वाला जैसे मैंने आपको बोला था, साइनसेस पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, पर बाहर सिर्फ रेस्पिरेटरी के थ्रू क्यों आता है, आपकी नोज के थ्रू, क्योंकि यहीं पे एक ओपनिंग है हमारी जिसके साइनसेस पास में है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गंद भरा हुआ है, तो आपकी बाकी बॉडी के प्लेसेस में भी जो भी साइनस है वहां पे भी डेफिनेटली म्यूकस एंड बहुत सारे सेक्रेशंस होते रहते हैं, पर वो बॉडी उसे निकाल नहीं पाती है इजिली, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, पुअर डाइजेशन हो जाता है, टॉक्सिन बिल्डअप हो जाते हैं। तो इससे इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो साइनस अवेलेबल है हमारी बॉडी में बाहर निकालने के लिए, उधर ही कंजेशन आनी शुरू हो जाती है। ओके, एज आवर बॉडी इज अ वेरी ग्रेट मशीन, वो खुद ही से अपने आप सब कुछ बाहर निकाल देती है। तो अब अगर आपके कहीं और साइनस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सिला, हमारा ये कंधे के रीजन और चेस्ट के बीच में भी साइनसेस प्रेजेंट है, तो यहाँ से कोई भी जगह नहीं है जिससे बॉडी उसे बाहर निकाल सके। अगर इस साइनस में हमारा गंद भरा हुआ है, इधर से बॉडी बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो क्या होएगा, वो साइनस हमारे रेस्पिरेटरी साइनसेस, जहां पे मैंने आपको दिखाया था, इस एरिया में आके कंजेस्ट होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा, और वही फिर धीरे धीरे साइनसाइटिस की तरह बाहर आता रहेगा। उसी की वजह से इतना जो टॉक्सिन बिल्डअप है पूरी बॉडी में, वो जब इधर आता है इन साइनसेस में, तो वो पूरी लाइनिंग में स्वेलिंग, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ओके, इसी की वजह से लोगों को साइनसाइटिस के जो अटैक्स होते हैं, जो कोल्ड अटैक्स होते हैं, वो बहुत ऑफन होते रहते हैं। तो हमारा पुअर डाइजेशन या डाइजेशन ठीक नहीं रहना या खाने की हैबिट्स सही अगर हमारा नहीं है, तो उसकी वजह से भी साइनसाइटिस हो सकता है। एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे जिनको भी साइनसाइटिस होगा, उन्हें हमेशा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेगी, या जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं क्रॉनिक स्टेजेस पे, उन्हें साइनस की इश्यूज रहती है। यूजली लोग नजरअंदाज कर देते हैं सोच के कि हमें कोल्ड है, वंस इन वाइल कोल्ड आता है या चला जाता है। या कुछ लोगों को जैसे सिर्फ मॉर्निंग में सुबह उठ के जब आप सुबह उठते हैं सिर्फ तभी आपका नोज रनी रहता है, बहुत ज्यादा कंजेशन रहता है, और धीरे धीरे जैसे आप अपना फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे चला जाता है। वो भी साइनसाइटिस का ही एक कॉज है, क्योंकि रात को क्या होता है, हमारा डाइजेशन सबसे टॉप होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारा जो जितना भी ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो सबसे हाई रहता है। तो जब हम सो रहे होते हैं, ये जो टॉक्सिन बिल्डअप है हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे कंजेस्ट होकर हमारे साइनसेस में आता है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी वो कंजेशन रहता है, आपका स्टफी नोज रहता है और रनी रहता है थ्रू आउट द डे, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सो काफी लोगों को सिर्फ मॉर्निंग में साइनसाइटिस के अटैक्स आते हैं। ओके, सो ये क्लियर है कि हमारा डाइजेस्टिव, हमारा गट, अगेन मोस्ट ऑफ माई सेशंस में मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपका जो गट हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी पूरी बॉडी को पूरी पूरी बॉडी से कॉरिलेटेड है। तो मेक श्योर आपका गट हेल्दी है, ऑटोमेटिकली आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी वहीं पे। ओके, तो अब साइनसाइटिस के टाइप्स पे आते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, अक्यूट साइनसाइटिस, सब अक्यूट साइनसाइटिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस। तो ये अक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है, जब सिर्फ कभी फ्रीक्वेंटली नहीं आया, एकदम पहली बार आया है और आपको 4 वीक्स तक रह रहा है, तो वो कोल्ड नहीं होता है। किसी भी टाइप का कोल्ड, जो हमारे को कोल्ड क्या होता है, वो यूजली किसी भी वायरसेस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही हमारी बॉडी में होता है। तो अगर आपको सिर्फ कोल्ड है और वो 4 हफ्तों तक या 3 हफ्तों तक भी रह रहा है, तो वो साइनसाइटिस होता है। आपकी साइनस के जो ट्रैक्ट्स हैं वो स्वेल हो रखे हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसमें इरिटेशन हो रही है, इसमें वो इतनी देर तक आपको कोल्ड की फीलिंग, आपका सेंसेशन और रनी नोज रहता है। तो ये हो गया अक्यूट साइनसाइटिस, जो पहली बार होता है या 3 से 4 हफ्तों तक रहता है, फिर 3-4 महीने तक नहीं हुआ, फिर वापस आपको एपिसोड दिखेगा कि 3 हफ्तों तक कंटिन्यूसली आपको कोल्ड रह रहा है, फिर वापस चला जाएगा 5-6 महीने। तो ये हमारा अक्यूट साइनसाइटिस होता है। ये हमारे बॉडी सिग्नल्स दे रही है धीरे धीरे कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन भरा है, या तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, या तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है, या समथिंग इज रॉन्ग विद द एंटायर बॉडी। नेक्स्ट क्या हमारा सब अक्यूट साइनसाइटिस। सब अक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है, जब सिम्टम्स 4 से लेके 12 वीक्स तक रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको थ्रू आउट द डे हर दिन आपका रनी नोज रहेगा, आपको कोल्ड रहेगा या इरिटेशन या स्टफीनेस रहेगा।
पर दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार आपको डेफिनेटली फॉर अराउंड 3 to 4 आवर्स बहुत ज्यादा कंजेशन, बहुत ज्यादा रनी नोज रहता है। तो ये 12 हफ्तों तक अगर चलता आ रहा है फॉर अराउंड 3 to 4 मंथ्स भी, तो इसे सब एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। लास्ट है हमारा क्रॉनिक साइनसाइटिस। क्रॉनिक साइनसाइटिस उन्हीं लोगों को रहता है जो 12 हफ्तों से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स प्लस या 4 मंथ्स प्लस, जिन लोगों को साइनसाइटिस के एपिसोड आते रहते हैं, चाहे वो हर दिन हो या 3 दिन में एक बार, पर वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, तो उसे क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं। ओके, सो आई होप साइनसाइटिस के स्टेजेस भी अब आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ कॉजेज देखते हैं हम साइनसाइटिस के। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था वायरल इन्फेक्शंस। कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो किस वायरस से होता है, उसे राइनो वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वो वायरल इन्फेक्शंस जब होता है तो वो हमारे साइनस ट्रैक्ट को कंप्लीटली इरिटेट कर देता है। तो वो वायरस जो होता है वो इन्हीं साइनस ट्रैक्ट्स में रहता है, पूरी लाइनिंग को इरिटेट करता है, म्यूकस सेक्रीट होती रहती है हमारी बॉडी से ताकि वो उसे पुश आउट करते रहे, पर वो नहीं हो पाता है। और जब वो वायरल इन्फेक्शन रह जाता है बॉडी में, जब आपका इम्यून सिस्टम उसे बाहर पुश नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये सबसे पहला हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्या हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेम थिंग, जैसे कि वायरस भी हमारी बॉडी में एंटर होता है, बैक्टीरियाज भी जब आते हैं, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, अगर वो फाइट नहीं कर पा रहा है, तो यही बैक्टीरियाज इन्हीं लाइनिंग को इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं कि आपका वो परमानेंटली इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन रहता है, जिससे आपको काफी हफ्तों तक, 4 हफ्ते, 12 हफ्ते या उससे भी ज्यादा आपको साइनस की प्रॉब्लम, स्टफी नोज या कोल्ड बार बार आता रहता है। नेक्स्ट है हमारा एलर्जीज। एलर्जीज भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे साइनसाइटिस होता है, क्योंकि एलर्जी सबसे ज्यादा हमारी नोज, हमारा टेस्ट ऑफ सेंस, टेस्ट ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट या सेंस ऑफ स्मेल से ही होता है। तो ये एलर्जीज कैसे होती है, जब भी हमने कुछ खा लिया जिससे हम एलर्जिक हैं, या अगर आप स्मेल कर लेते हैं, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे को डस्ट एलर्जी है या पॉलन एलर्जी है, तो ये सब चीजें पहले नहीं होती थी, ये साइनसाइटिस की ही वजह से होती है। डस्ट एलर्जी इज नॉट मियरली अ डिजीज इन इटसेल्फ, पर ये साइनसाइटिस ही होता है। हमारी बॉडी, हमारी जो नोज होते हैं उसमें हेयर प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा हमारी नाक के अंदर बाल क्यों रहते हैं, ताकि ये इस डस्ट को या कोई भी पॉलन, पॉलन मतलब जो फूलों पे छोटे छोटे आपको वो ऐसे दाने की तरह दिखते रहते हैं, सीड्स की तरह, उन्हें पॉलन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में यही जो हेयर है और ये जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है नाक के अंदर, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश आउट द डस्ट। पर जब हमारी बॉडी को डस्ट एलर्जी या पॉलन एलर्जी जैसी चीजें होती हैं, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारा जो म्यूकस ट्रैक्ट है कंप्लीटली वो वीक हो चुका है, उसमें इरिटेशन है और वो अपना ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पा रही है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स इज वेरी कॉमन, नेजल पॉलिप्स एंड डेविएटेड सेप्टम्स, ये दोनों बहुत ही कॉमन होते हैं काफी लोगों में, और ये यूजुअली इजीली ट्रीटेबल नहीं होता है, इसके लिए यूजुअली सर्जरीज ही प्रिस्क्राइब करते हैं। वेराज अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो इसे काफी हद तक इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो नेजल पॉलिप्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नाक के ट्रैक्ट के अंदर या तो हमारा साइनस रीजन, अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको, साइनस रीजन किधर है, आपको यहाँ पे आपके आईज के बीच में और इन जगहों पे। द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करना है साइनसाइटिस के लिए, यहाँ पे हमारे साइनस रीजन्स होते हैं। तो इस रीजन में अंदर हमारी बॉडी के या नोज नेजल ट्रैक्ट में भी अगर आपके पॉलिप्स हो, पॉलिप्स इन द सेंस कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ, नोड्स की तरह, पिंपल्स की तरह, या कोई भी बॉइल्स की तरह अगर ग्रोथ हो, तो उसकी वजह से भी आपकी स्टफीनेस या कोई भी रनी नोज रहती है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो जो नेजल पॉलिप है हमारा, जो पिंपल या बॉयल प्रेजेंट है, उसे बॉडी बार बार थ्रो आउट करने की कोशिश करती है, उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है, वो म्यूकस निकाल निकाल के। पर जब हमारे WBC, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी एंटीबॉडीज है जो फाइट करती है इन सबसे, वो नहीं कामयाब रहती है, वो फिर म्यूकस की तरह बाहर आ जाती है। तो ये नेजल पॉलिप्स एक वन ऑफ द मेन रीजंस है जिससे लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिविएटेड सेप्टम। डिविएटेड सेप्टम क्या होता है, सेप्टम
ये रीजन है हमारे नोज का, जो ये बीच में जो हम आपको दिख रहा है, ये लिगामेंट एंड कार्टिलेजेस, ये हमारा सेप्टम होता है इन बिटवीन द नोज। तो ये जब डिविएट हो जाए, यूजुअली हमारी नोज स्ट्रेट रहती है इवन फ्रॉम द साइड और फ्रॉम द फ्रंट। कुछ लोगों को आप ने देखा होगा, कुछ लोगों की नोज इधर से थोड़ी सी टुवर्ड्स द राइट या लेफ्ट या बल्ज रहती है, ठीक है, तो डिविएटेड रहता है। तो ये जो सेप्टम है उसमें थोड़ी सी डिविएशन रहती है। तो जब ये डिविएटेड सेप्टम रहता है तो कोई भी एक पार्ट ऑफ द नेजल एरिया, हमारा जो नोज का एरिया है, वो एक तरफ से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन लोगों को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, रनिंग नोज रहता है पूरे टाइम, और ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है। नेक्स्ट क्या हमारा एनवायरमेंटल इरिटेंट्स। एनवायरमेंटल इरिटेंट्स इन द सेंस लाइक हमारा स्मोक हो गया, पोल्यूशन हो गया, या कोई भी एकदम से तेज से स्मेल आई, या टेम्परेचर चेंजेस में भी हो सकता है। तो यही एनवायरमेंटल इरिटेंट्स आपने खुद भी बहुत बार नोटिस करे होंगे, जैसे कि आप बाहर जाते हैं, कोई स्मोक कर रहा हो या आपको पोल्यूशन दिखी, तो इमीडिएटली आपको क्या होएगा, स्नीज आनी शुरू हो जाएगी, आप तुरंत छींकना शुरू कर देंगे, आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपको तुरंत ऐसे अपना नोज ब्लो करना पड़ेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि इतना ज्यादा वो टॉक्सिक सिस्टम हो चुका है हमारी साइनसेस के लिए। जो स्मोक होता है, जो पोल्यूशन होता है, वो टॉक्सिक सिस्टम क्रिएट कर देता है, इसलिए आपको इमीडिएटली वो रिफ्लेक्स आता है बॉडी से, ठीक है। सो दीज आर द एनवायरमेंटल इरिटेंट्स। नेक्स्ट इज हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अगेन एनवायरमेंटल इरिटेंट्स में जैसे मैं बोल रही थी, स्ट्रॉन्ग ओडर्स। कभी कभी आप किचन में जाओ, जब भी कोई कुक कर रहा हो किचन में, आपको एकदम से बहुत तेज ऐसे स्मेल चढ़ जाती है जैसे नोज पे, तो आपको इमीडिएटली वापस रनिंग नोज रहता है या कोल्ड रहता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इरिटेंट हो सकता है हमारे साइनसाइटिस के लिए। और कुछ लोगों को वो एक इरिटेशन, वो एक ट्रिगर ही काफी होता है फॉर अक्यूट साइनसाइटिस या सब अक्यूट साइनसाइटिस में कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट क्या हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला था, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन तो है ही अपनी जगह, पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्पेसिफिकली, जैसे कि अगर आपको फ्लू हुआ ओनली फॉर द नोज, या आपको कोई भी आस्थमेटिक कंडीशंस हो, या कोई भी स्पेसिफिक सर्जरी भी हुई हो आपकी, जैसे राइनोप्लास्टी या कोई भी रिलेटेड टू द नोज, अगर आपको स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हैं या न्यूमोनिया जैसी बीमारियां, ऐसी चीजों में साइनसाइटिस हमेशा रह जाता है, क्योंकि आपके साइनस ट्रैक्ट्स को परमानेंट डैमेज रह जाता है। Sunita ji, I'll definitely we'll answer the questions towards the end in the question and answer rounds. Okay. So yes, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जब आते हैं तो वो परमानेंट डैमेज कर देते हैं हमारे साइनस एरियाज को, और एक ओपनिंग दे जाते हैं हमारी बॉडी को, जहां से कि वो टॉक्सिन्स बार बार निकलते रहे। नेक्स्ट हमारा फंगल इन्फेक्शन। अगेन जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है या कोई भी फंगस अटैक होता है बॉडी में, तब ये साइनसेस वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रॉनिक कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला था, अस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस, या कोई भी क्रॉनिक कंडीशन, इवन कैंसर या वेरी एक्सेसिव हाइपरटेंशन, या बहुत ज्यादा माइग्रेन जिन लोगों को होता है, ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस में ऑटोमेटिकली आपका पूरा ही इम्यून सिस्टम वीक रहता है, जिसकी वजह से आपकी ये साइनसेस होल्ड नहीं कर पाती है, और वो टॉक्सिन्स कैसे भी करके बाहर निकलने पड़ते हैं। और एक ही साइनस ट्रैक्ट है जिससे हमारा बाहर निकल सकता है, वो है नोज। नेक्स्ट हमारा टूथ इन्फेक्शंस। सो टूथ इन्फेक्शंस भी एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है साइनसाइटिस का, जो बहुत लोग अगेन उसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोगों को पेन रहता है टूथ में, या इन्फेक्शन रहता है, या इवन कैविटीज कभी कभी रहती है, या आपको बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिविटी है टीथ में, तो क्या होता है, हमारी जैसे साइनस और हमारा जॉ कनेक्टेड है, अंदर की तरफ से हमारा बोन्स आर कंप्लीटली कनेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे जब वो म्यूकस हमारी क्रिएट होती रहती है, वो धीरे धीरे ड्रिप होती रहती है। तो जब ये टूथ में इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन हमारे साइनस रीजन में भी जा सकते हैं, और जिससे हमारी जो साइनस लाइनिंग है अगेन म्यूकस की, वो ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा टूथ में इन्फेक्शन या कैविटीज जो वो ठीक नहीं करवा रहे हैं, या कोई भी पेन हो बहुत ज्यादा टूथ में, आपको हमेशा दिखेगा कि उनके धीरे धीरे कोल्ड आना शुरू हो जाएगा, एंड साइनसाइटिस में वो कन्वर्ट हो सकता है। सो दीज आर अ फ्यू कॉजेस कि ये साइनसाइटिस कैसे होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशंस। अब हमने ये जाने साइनसाइटिस क्या है, कैसे होता है, किस टाइप्स का है।
अब इसके कॉम्प्लिकेशंस जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं कोल्ड समझ के, या कुछ भी नॉर्मली हाँ ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या कोई भी इसके लिए स्टेप नहीं उठाते हैं। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? सबसे पहले तो सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस अगेन मतलब इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाना। तो सेलुलाइटिस मतलब हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं अराउंड पूरी एरिया में हमारी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पफीनेस, हमारी आईज, हमारा माउथ, नेक, पूरे एरिया में धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलता रहेगा और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती रहेगी। नेक्स्ट क्या हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है उसके लेयर्स होते हैं। हमारा ब्रेन कवर्ड होता है ऐसे सैक जैसे स्ट्रक्चर्स में, उन्हें मेनिंजिस कहते हैं। तो ब्रेन मेनिंजिस के अंदर ऐसे कवर्ड रहता है। तो जब हम ये साइनसेस को क्लियर नहीं करते हैं और बार बार होने देते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है, वो जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। क्योंकि अगेन अंदर से हमारा सब कुछ एक साथ ही है, बाहर से चाहे हमको अलग अलग लगे, हमारा स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन, और यहाँ पे हमारी साइनस ट्रैक्ट ओपनिंग है जहाँ पे इतना म्यूकस फिल्ड हुआ है, जहाँ पे कंजेशन हो रखी है, जो बाहर निकलना चाहते हैं। पर अगर हम इसे ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम इस टॉक्सिक मटेरियल्स को हमारे बॉडी के बाहर नहीं जाने देंगे, तो ये जो यहाँ पे इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। तो ये जो मेनिंजेस है, जो हमारा सैक है ब्रेन के अराउंड, जो कवरिंग है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने लगती है। इसलिए हेडेक होना शुरू हो जाता है जैसे आपको साइनसाइटिस का अटैक आए। नेक्स्ट क्या है? ब्रेन एब्सेस। जैसे कि मैंने आपको बोला, कहीं पे भी इन्फेक्शन होएगा, कहीं पे भी स्वेलिंग होएगा या इन्फ्लेमेशन होएगा, क्या होएगा? धीरे धीरे पस आनी शुरू हो जाएगी। पस क्या होता है? हमारी बॉडी पे जब कोई भी अटैक होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है, और हमारी एंटीबॉडीज, मतलब हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे खुद के सेल्स हैं, वो जब उसे नहीं फाइट कर पाते हैं, तो वो मर के जब बाहर आते हैं, उसे पस की तरह उसे पस का फॉर्म ले लेते हैं। तो यही ब्रेन एब्सेस शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ब्रेन से भी आपका म्यूकस एब्सेस ड्रिप होने लगेगी, और उसमें लोगों को साइनसाइटिस के साथ वेरी हैवी माइग्रेन स्ट्रोक्स भी होते हैं। तो क्या होता है? बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ज्यादा रनी नोज एंड कंजेशन रहता है, उसके साथ एक्सट्रीम लेवल्स पे हेडेक रहता है। तो तब मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस के लिए यूजुअली स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, मतलब डायग्नोसिस या देखना पड़ता है कि अगर ब्रेन में कहीं पे भी इन्फेक्शन या कुछ स्वेलिंग तो नहीं है। लास्ट क्या हमारा वीजिंग। तो ऑफ कोर्स जब हमारा नेजल एरिया में कंजेशन रहेगा, जब हम कंटिन्यूसली रनी नोज रहेगा, तो क्या होएगा? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मली ब्रीद नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है? वीजिंग शुरू हो जाती है। जैसे आस्थमा में होते हैं, तो वीजिंग में क्या होता है? धीरे धीरे आप सांस नहीं ले पाते, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। जब वो म्यूकस बिल्कुल नहीं निकल पाती है और आप टॉक्सिन मटेरियल्स बिल्डअप करते रहते हैं बॉडी में, तो वो वीजिंग आने लग जाती है। जब वीजिंग आ जाए, तो डायरेक्टली फिर या तो ऑक्सीजन देना पड़ता है, या तो हमें नेबुलाइजेशन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है पेशेंट्स को। Okay, so these are some complications of sinusitis which should not be taken lightly and must be considered further for any sort of treatment. नेक्स्ट क्या है हमारा? साइंस एंड सिम्टम्स। तो क्या हमें ये साइनसाइटिस हो सकता है? लेट्स क्लियर दैट आउट। सबसे पहले क्या, जैसे मैंने आपको बोला, प्रेशर, पेन या टेंडरनेस ओवर हमारे साइनस वाले रीजन्स। साइनस वाले रीजन्स कहाँ है? जैसे आपने शुरू में टच किए थे, यहाँ पे सब लोग आप प्रेस करके देख सकते हैं। अगर आप प्रेस कर रहे हैं और अगर आपको पेन हो रहा है या थोड़ा सा भी टेंडरनेस, मतलब हल्का सा ऐसे ज्यादा पेन ही नहीं, पर थोड़ा सा ऐसे टेंडरनेस, मतलब छूने से हाँ थोड़ा सा दर्द हो सकता है, ऐसे लग रहा है, तो हम सब लोग टच करके देखिए अपना आईब्रोज के बीच में। आईब्रोज के बीच में अच्छे से रोटेट करिए। टेक बोथ योर इंडेक्स फिंगर्स, रोटेट इन बिटवीन, फील द साइनसेस हियर। अगर आपको कोई पेन या टेंडरनेस है छूने से, अगर आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रहा है, टच इन बिटवीन योर आईज, आईज के बीच में टच करके देखिए, प्रेशर डालिए अगर आपको थोड़ा सा हो रहा है। बिसाइड्स योर नोज, नोज के आसपास, ट्राई रोटेटिंग एंड टचिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ द पेरिफेरी ऑफ योर नोज। तो अगर इन रीजन्स में अगर आपको कहीं पे भी पेन, प्रेशर या टेंडरनेस हो रहा है, तो ये साइनसाइटिस का एक मेन रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारा? लो ग्रेड टेम्परेचर या मलाइस। इसका मतलब क्या है? फीवर होना। किसी को भी अगर बहुत माइल्ड फीवर रहता है
या एनी सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर रेज हमारी बॉडी में, तो तब भी साइनसाइटिस हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे टेम्परेचर हाई रहता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अगेन एंटीबॉडीज जो होते हैं वो मरने लगते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, तो उसकी वजह से ये फीवर होता है और हमारी ये साइनस वापस इन्फ्लेम होके इरिटेट हो जाते हैं। तो ये भी साइनसाइटिस का एक रीजन हो सकता है। पर यूजुअली जब लोगों को फीवर होता है, साइनसाइटिस इज कॉमन, सो दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट अगर वो परसिस्टेंट रहे 4 वीक्स तक या मोर, तब उसके लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारा, परसिस्टेंट नेसल डिस्चार्ज ऑफ इन प्यूरलेंट। इसका मतलब क्या है, जो नेजल डिस्चार्ज है, तो नेजल डिस्चार्ज मतलब जो म्यूकस निकलती है हमारी नोज में से, वो बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। कभी कभी एकदम क्लियर स्लाइमी फ्लूइड आते हैं, एकदम क्लियर रहता है और थोड़ा सा स्लाइमी कंसिस्टेंसी का होता है। कभी कभी क्या होता है, येलो इश डिस्चार्ज होता है, येलो कलर का होता है, कभी ग्रीन कलर का हो सकता है और थोड़ा थिक होने लग जाता है। तो जब ये साइनसाइटिस लोगों को रहता है तो उनका जब बार बार नेजल डिस्चार्ज में थोड़ा थिकनेस रहता है या येलोइश कलर या कोई भी ग्रीनिश कलर रहता है, तो वो भी साइनसाइटिस का सिम्टम है। क्लियर फ्लूइड इज यूजुअली नॉट टू मच टू वरी अबाउट। क्लियर फ्लूइड आराम से निकल जाता है क्योंकि वो स्टक नहीं रहता है हमारी बॉडी में, वो आसानी से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉफ। जिन लोगों को कॉफ भी होता है, बलगम जो निकलता है बहुत ज्यादा, स्पेशली ओल्ड एज में लोगों को बहुत ज्यादा कॉफ में स्पूटम निकलता रहता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे। नाइट के टाइम पे क्यों होता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, रात के टाइम हमारा मेटाबॉलिक रेट, व्हेन वी आर स्लीपिंग, हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। तो धीरे धीरे जब वर्सन हो जाता है रात को, क्योंकि इवन बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर या बिकॉज ऑफ योर मेटाबॉलिक सिस्टम, या आपने कुछ खाया हो रात को, उसके हिसाब से जब कॉफ आता है तो वो धीरे धीरे आपका जो स्पूटम होता है वो आपकी नोज के थ्रू भी निकलता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टफ हो चुका है यहाँ पे कि इट हैज टू कम आउट थ्रू योर नोज एज वेल। नेक्स्ट हमारा माउथ ब्रीदिंग या स्नोरिंग। जो लोगों को रात को सोते समय माउथ की थ्रू ब्रीद करते हैं या स्नोरिंग जैसे इश्यूज होते हैं, उनकी यूजुअली साइनसाइटिस की प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि वो साइनसेस इरिटेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्या हमारा, सोर थ्रोट और बैड ब्रेथ। जैसे कि मैंने बोला था, लोगों को कभी कभी टूथ इन्फेक्शन या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम रहता है मुंह के रिलेटेड, तो ऑफिस साइनसेस को भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, हेडेक रहता है। हेडेक रहेगा आपको जब भी आपको साइनस होएगा, जब भी कोल्ड होएगा तो आपको हेडेक रहेगा, बैड ब्रेथ आएगी मुंह से, सोर थ्रोट रहेगा, और कभी कभी रात को स्नोरिंग भी रहेगी। नेक्स्ट क्या हमारा हमारा नेजल कंजेशन एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स जब आपको कोल्ड रहेगा, स्टफीनेस रहेगी, कंजेशन रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, आसानी से आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बोला था, एक्यूट साइनसाइटिस में वो जो हमारा म्यूकस होता है जो निकलता है बाहर हमारे नोज से, वो यूजुअली बहुत स्लाइमी लिक्विड जैसा होता है और ज्यादा येलोइश या ग्रीन डिस्चार्ज में नहीं रहता है। इट्स ऑलमोस्ट डिसकलर्ड रहता है, प्लेन एकदम, लाइक वाटर ओनली बट अ लिटिल स्लाइम। तो यही कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है। अगर आपको कोल्ड हो रहा है, अगर आपको ऑलरेडी रनी नोज है, उसके साथ में अगर आपको फीवर हो रहा है थोड़ा सा, या प्रेशर और पेन हो रहा है यहाँ पे, या आपको कॉफ हो जाता है रात को सिर्फ, या आपके मुंह में से गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है, आपको हेडेक रहता है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको कि ये कंफर्म करती है कि आपको साइनसाइटिस हो सकता है। सो आई होप साइंस एंड सिम्टम्स भी अब आप लोगों को क्लियर हैं। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यूजुअली जब हमें ये सब होता है, हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो कैसे पता चलता है कि हमें 100% साइनसाइटिस है या नहीं है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। जैसे कि अब मैं आपसे अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो वैसे ही मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कब तक था, कब ऑनसेट हुआ, कब कितने टाइम तक रहता है, कितनी ऑफन अटैक्स आते हैं, किस टाइप का डिस्चार्ज है। इन्हीं चीजों से अगर आप बात करेंगे, अगर आप बताएंगे, तो आप पता चल जाता है कि साइनसाइटिस है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, यूजुअली जो भी हमारा म्यूकस होता है उसे हमेशा स्टोर करके देखा जाता है कि किस तरीके की म्यूकस है, बैक्टीरिया है, वायरल है, या सिर्फ हमारी एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम वीकनेस की वजह से वो निकल रहा है।
नेक्स्ट है हमारा एक्सरे। एक्सरे से क्या दिखेगा हमारा, अगर वो जो फॉलो ट्रैक्स है उसमें अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है या नहीं, अगर वो क्लियर है या नहीं। वही सीटी और एमआरआई भी करता है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेजिंग दे देता है एक्सरे से दिखाने के लिए कि कितना ज्यादा साइनस फिल्ड है म्यूकस के साथ, या कितना ज्यादा इरिटेट ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा नेजल एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, जब एक छोटा सा कैमरा टाइप्स अंदर डालते हैं, तो अंदर डाल के दिख जाता है एग्जैक्टली किस साइनस में क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को जब क्रॉनिक साइनसाइटिस होती है तो नेजल एंडोस्कोपी से पता चल जाता है ड्रेन करने के लिए एग्जैक्टली किस साइनस को बाहर ड्रेन करना है, या किसी को वीजिंग हो गई या बिल्कुल ही सांस नहीं आ पा रही है तो नेजल एंडोस्कोपी करते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट राइनोस्कोपी, अगेन हमारे ही नोज को एग्जामिन करने का तरीका है, किस तरीके से कि देखने के लिए कौन सा साइनस अफेक्टेड है या नहीं है। तो अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, क्या कर सकते हैं हम और कैसे इसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूजुअली जब साइनस होता है तो वी आर प्रिस्क्राइब्ड सिट्रजीन प्रिस्क्राइब किया जाता है, डोलो प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि अक्सर कोल्ड रहता है, फीवर रहता है, थोड़ा सा कॉफ रहता है तो डोलो दे देते हैं, या सिट्रजीन एलर्जीज के लिए, या किसी भी टाइप का एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, या एनी टाइप ऑफ दीज मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब द बॉडी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि साइनसाइटिस क्यों होता है, इसका कारण क्या है। हमारी बॉडी में ये जो हॉलो सैक्स है, तो गड्ढे हैं सिर्फ, नॉर्मली कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, सिर्फ एयर रहती है। पर अगर इसमें म्यूकस जमा हो रहा है, अगर आपको स्टफी नोज हो रहा है, अगर वो बाहर निकलना चाह रहा है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स, तो आप अगर डोलो ले लेंगे या सिट्रजीन या कोई भी टाइप ऑफ मेडिकेशंस लेंगे तो उसे सप्रेस कर देगा। तो क्या होगा, उस टाइम के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, उस एरिया को कंप्लीटली नम कर देगा, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली वीजिंग या रनी नोज या कंजेशन आपको लगेगा कि वो बंद हो चुका है। पर अगेन यही ऑनसेट आपको तुरंत ही 6 घंटे बाद, कुछ लोगों को 2 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, कभी भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है, हमारी साइनसेस जब जब तक हम इन्हें क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी ठीक नहीं होगी और वो बार बार उसके अटैक्स आते रहेंगे। विक्स भी लगाते हैं लोग, कोई बाम्स लगाते हैं क्लियर करने के लिए। दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प, बल्कि ये हमारे साइनस ट्रैक्ट्स को और भी ज्यादा इरिटेट करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, जब कोल्ड रहता है, हेडेक रहता है, तो विक्स लेके हेड रीजन या नोज के आसपास या कभी कभी इधर अप्लाई कर लेते हैं। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि अगेन वो इरिटेट करते हैं हमारी पूरी लाइनिंग को और उसे रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे आपको लगता है कि पूरा आपका जो म्यूकस है वो बाहर आ चुका है, बट दैट्स नॉट द केस हाउ इट वर्क्स। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसे कंप्लीटली ट्रीट कर रहे हैं, इसका कॉज को ट्रीट कर रहे हैं, और इसे कैसे कंप्लीटली बाहर निकालना है, अंदर नहीं रखे रखना। ओके, सो लेट्स कम टू अ फ्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज। सबसे पहले क्या है हमारा, रिफाइंड शुगर या फास्ट फूड जैसी चीजें हमारी डाइट में एकदम बंद कर देना। कि जैसे मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे रिलेटेड है, तो अगर आप जितना फास्ट फूड कंज्यूम करेंगे, जितना शुगर कंज्यूम करेंगे, उससे आपका इम्यून सिस्टम और वीक होता रहेगा। तो शुगर क्या करता है हमारी बॉडी में, किसी भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल इन्फेक्शन हो या पैरासाइट्स हो, ये हमारी बॉडी में शुगर को ढूंढता है, ग्लूकोज ढूंढता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग सेल तक, हमारी बॉडी का हर एक सेल ग्लूकोज से ही जिंदा है, क्योंकि वही हमारे को एनर्जी देता है। पर जब आपकी रिफाइंड शुगर जो है, जो वेरी रेडीली अवेलेबल शुगर है हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज और वायरसेस को, उसे कंप्लीटली बंद कर देंगे, या उस टॉक्सिन मटेरियल जो उसे खा के जिंदा रह रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, जब आप ये रिफाइंड शुगर कंप्लीटली बंद कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको क्योर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो टॉक्सिन मटेरियल उस बॉडी में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा जहां पे ग्लूकोज नहीं है। तो ये रेडीली अवेलेबल ग्लूकोज जो हमारा रिफाइंड शुगर हम खाते हैं, जो पेस्ट्रीज, केक्स या वाइट शुगर जो हम खाते हैं, या इवन दूध में जो बूस्ट, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें बहुत हार्मफुल रहती हैं बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो क्या है, साइनसाइटिस, इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में, स्वेलिंग रहती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, कंप्लीटली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसमें
आपका बहुत हाई क्वांटिटीज में विटामिन्स भी रहता है एंड मिनरल्स भी रहता है, जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी प्रॉब्लम को फाइट करने से हेल्प करता है एंड टॉक्सिन रिमूवल में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कंटिन्यूस रहना चाहिए। अब जो ये म्यूकस आ रही है हमारी बॉडी में, जो म्यूकस होती है वो जेली टाइप की होती है या तो पानी जैसी होती है। तो ये कहाँ से आ रही है, जो हमारी बॉडी में पानी है, जो जितना हम पानी पी रहे हैं उसी के थ्रू ये म्यूकस भी बन रहा है। तो जब इतना ज्यादा म्यूकस बाहर निकल रहा है तो हमें इनफ अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते रहना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मली बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे तो वो जो म्यूकस लाइनिंग है तो वो वाटर उसे एल्कलाइन कर देता है। तो वो जो इरिटेशन रहता है, आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और उसे आराम देता है, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर लाइक म्यूकस बाहर आएगा इंस्टेड ऑफ पस टाइप थोड़ा थिक या येलो और ग्रीन म्यूकस। तो मेक श्योर कि अगर किसी को भी साइनसाइटिस है वो जितना हाइड्रेट करेंगे अपनी बॉडी को उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबल फाइबर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन आपका गट हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये आपकी बाउल्स में, आपका बाउल मूवमेंट जो आपका स्टूल्स हैं, अगर आप ढंग से पास कर पा रहे हैं नहीं, इसीलिए आपको सॉल्युबल फाइबर्स बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में फाइबरस डाइट खानी चाहिए, जिससे आपका गट क्लेंस होता रहे। जब फाइबर होता है बॉडी में, फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो ये फाइबर क्या करता है, हमारी गट में जाके उसे पूरा क्लीन कर देता है। तो जो हम फाइबर ऐसे का ऐसा खाते हैं वो ऐसे का ऐसा गट में जाके क्लियर करता है, पर बाकी खाना जो हम खाते हैं वो यूजली बोलिस ऐसे लिक्विड लिक्विड बन जाता है, जो हमारी गट को क्लीन नहीं कर पाता और इंस्टेड हमारी गट के ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी पे म्यूकस है। तो ये जो लिक्विडी जेली लाइक सब्सटेंस हो जाता है खाने का जब हम स्टूल्स पास करते हैं, वो अक्सर गट में फंस जाता है। तो पर ये जो फाइबर होता है ये रफ एंड हार्ड होता है, तो वो गट को क्लेंस करने में मदद करता है, जिससे हमारी डेली बाउल मूवमेंट्स ठीक रहेंगे। और सबसे बढ़िया वे ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन इज हमारा पेट अच्छे से क्लियर रहना। तो जिसको भी साइनसाइटिस है उन्हें फाइबर रिच, एंटी इंफ्लेमेटरी रिच डाइट खानी चाहिए, प्रोबायोटिक रिच खानी चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या करता है, हमारी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो हमारी गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, गुड बैक्टीरिया। तो वी हैव गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं, पर हमारी जो गट होते हैं उसका जो माइक्रोबायोम, मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत हाईली रिच होता है बैक्टीरिया में। तो ये प्रोबायोटिक्स खाने से, जैसे कि दही या कोई भी फर्मेंटेड फूड, जैसे कि इवन इडली डोसा जो होता है ये हाईली फर्मेंटेड होता है, तो ये गट के बैक्टीरिया को एनहांस करता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक होएगा, ऑटोमेटिकली जो बाकी की बॉडी के साइनसेस हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। उसी से आपका धीरे धीरे ये जो फेशियल साइनसेस है वो भी क्लियर होता हुआ दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक कोई भी सूप्स, जो भी सूप्स होते हैं जो सूद करते हैं। जब भी हमें कोल्ड होता है या कॉफ होता है या ऐसी चीजें होती है, तो क्या मन करता है गरम गरम स्पाइसी खाने का। क्यों होता है ये, क्योंकि जब हम गरम खाते हैं तो ये जो ब्लॉक रहता है हमारे साइनस में, जो वो म्यूकस जमी हुई है वो ओपन कर जाता है। जब ये वार्मथ जाती है बॉडी में तो ये म्यूकस खुल जाती है और बाहर निकल जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में वो रिफ्लेक्स रहता है कि गरम और स्पाइसी खाने का। तो हमेशा सूप्स ट्राई कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा मशरूम्स हो गया, स्पिनच सूप्स हो गए, या इवन कॉलीफ्लावर, किसी भी टाइप के आप वेजिटेबल साथ में ऐड कर सकते हैं। और एवरी डे इनटेक ऑफ सूप्स विल डेफिनेटली हेल्प क्योरिंग साइनस। दूसरा क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स रिमूव करना। तो यूजुअली आपको दिखेगा जिन भी लोगों को साइनस है उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती है, या जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स ठीक नहीं लगता है बॉडी पे उन्हें साइनस की इश्यूज रहती है। जैसे स्पेशली जो लैक्टोस इंटॉलरेंट पीपल होते हैं उन्हें साइनसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ऑफन दिखती है। तो जब भी आपको साइनस हो तो दूध को रिमूव करना चाहिए। वेराज दही अगर आप कंज्यूम करें तो इट शुड नॉट बी कोल्ड,
दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन नॉर्मल टेम्परेचर एंड एट लेस अमाउंट ओनली, विच इज good enough for the microbiota of your gut. Okay, so dairy products like your direct milk जैसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मिल्क इज अगेन म्यूकस कॉजिंग इन द बॉडी. नेक्स्ट क्या है हमारा, फूड एलर्जी. ऑफ कोर्स फूड एलर्जी से टेस्टिंग इज वेरी मैंडेटरी. जिसको भी साइनसाइटिस है तो किसी भी टाइप ऑफ फूड एलर्जीज हो या इवन हेल्दी फूड से काफी लोगों को फूड एलर्जी रहता है, तो वो डेफिनेटली टेस्ट कर लेना चाहिए बिफोर ट्राइंग एनी ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस. नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रेस रिडक्शन. साइनस हमेशा स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि जब आपको बहुत ज्यादा हेडेक रहता है या बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेते रहते हैं या आपका बीपी भी बहुत ज्यादा कभी कभी अगर हाई रहेगा, तो आप देखेंगे आपका धीरे धीरे साइनस क्लॉगिंग बढ़ेगा. और इफ नॉट दैट, आपको यहाँ पे पेन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, इस रीजन में आपको पेन आना शुरू हो जाएगा. ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे साइनस ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हो रहा है या स्वेलिंग कॉज हो रहा है. तो इसलिए स्ट्रेस रिडक्शन इज वेरी हेल्पफुल. स्ट्रेस रिडक्शन आप कैसे कर सकते हैं, आप योगा के थ्रू कर सकते हैं, और मेडिटेशन, प्राणायामा, अनुलोम विलोम जैसे एक्सरसाइजेस से भी हो सकते हैं. आई विल, मैं उस पर और थोड़ा भी एनहांस करूंगी कि कैसे आप कुछ स्पेसिफिक प्राणायामास या एक्सरसाइज योगिक प्रैक्टिसेस से ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑफ कोर्स डिस्टर्ब्ड स्लीप. कोई भी अगर आप सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, हमारी बॉडी रिचार्ज होती है. सोने से हमारी बॉडी को कंप्लीट एक ऐसे रीबूट मिलता है. तो अगर आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे फॉल होता रहता है और ऐसी साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होती रहती है. तो रेगुलर स्लीप हैबिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिफायर. ह्यूमिडिफायर मतलब जैसे हम स्टीम लेते हैं, स्टीम लेना साइनस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है, बट हम कभी कभी कैप्सूल्स इंक्लूड करते हैं. आजकल एक ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है यूजुअली, विच पीपल ऐड इन देयर स्टीम. जब आप स्टीम लेते हैं, सो दैट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर योर साइनस. हमें पता नहीं होता है, पर वो मेंथॉल इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो क्लियर कर रहा है, बट इट्स नॉट. वो सिर्फ इरिटेट और ज्यादा करता है. तो इन ह्यूमिडिफायर्स या जब आप स्टीम ले रहे हैं, तो अक्सर ट्राई एडिंग कोई भी एसेंशियल ऑयल हो गया, जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड ऑयल है, बिना इवन जो पैकेज्ड ऑयल आते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाईली एसेंस रहता है. तो अगर आप नेचुरली उसे कंज्यूम कर सकते हैं कहीं से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल जैसी चीजें आपकी साइनस ट्रैक्ट को काफी अच्छे से सूद करेंगी. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायामा, आपका कपालभाति प्राणायामा, जो अभी हमने प्रैक्टिस किया था. भस्त्रिका प्राणायामा जो आप इनहेल करते हैं हाथ ऊपर लेके और एक्सहेल, तो इससे क्या होता है, इमीडिएट साइनस आपका स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, वो जो भी म्यूकस होता है, जितना भी क्लॉग्ड रहता है बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है. तो भस्त्रिका कपालभाति से क्या होता है, कपालभाति हमारी बॉडी को वार्म करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. तो जब हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो जो बाकी साइनस ट्रैक्ट से हमारी बॉडी वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे. मेल्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा. काफी बार आपने देखा होगा स्टूल्स पास करते समय, जब आप अपना पेट क्लियर कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे तो एक ऐसे वाइट फ्रॉथी सब्सटेंस भी दिखेगा, है ना. जब आप अपना पेट क्लियर करते हो, तो कभी कभी ऐसे थोड़ा सा वाइट सब्सटेंस या थोड़ा सा ऐसे फ्रॉथी सब्सटेंस दिखेगा. तो वो क्या है, वो हमारे जो साइनसेस है, बाकी बॉडी के साइनसेस है, वो बाहर वो जिसमें म्यूकस क्लॉग्ड है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. तो वही म्यूकस होती है जो इवन स्टूल्स में पास होता है. तो जैसे मैंने बोला था कि हीट इंक्रीज करनी है बॉडी में, जिसकी वजह से वो म्यूकस मेल्ट होके साइनसेस के थ्रू बाहर आएगी. तो कपालभाति, भस्त्रिका एंड अनुलोम विलोम, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीपली इनहेलेशन, होल्डिंग द ब्रेथ इन एंड देन एक्सहेलिंग विल डेफिनेटली हेल्प. उसके बाद हम कर सकते हैं सूर्य अनुलोम विलोम. सूर्य अनुलोम विलोम क्या है, राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. तो हमारी 2 नाड़ीज होती है, इडा एंड पिंगला, ठीक है. तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से क्या होता है, बॉडी हीट अप होती है. लेफ्ट नॉस्ट्रल जब हम ब्रीदिंग करते हैं, उससे बॉडी कूल डाउन होती है. तो जब भी आपको अपनी बॉडी को काम करना है या काम डाउन करना है या कूल रखना है, तो आप अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से करते हैं.
पर जब भी साइनसाइटिस का अटैक आए आपको, या बहुत ज्यादा कोल्ड या कॉफ रहे, तो हमेशा राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए। अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल लेफ्ट थंब से बंद करके इनहेलेशन करिए डीपली, होल्ड करिए एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल ओनली। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच विल डेफिनेटली हेल्प। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारी योगिक आसनास भी हैं जिससे आपको क्लियरेंस मिलेगा साइनस का, जैसे कि हमारा सर्वांग आसना हो गया, या भुजंग आसना, पर्वत आसना पोस्टर्स। इन सब से काफी साइनस ट्रैक्ट्स हमारे क्लियर होते हैं, क्योंकि इन पोस्टर्स में क्या होता है, जो स्पेसिफिक साइनस ट्रैक्ट्स है हमारी बॉडी को, उस पे कंप्रेशन होता है, प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से वो ओपन अप होके बाहर की तरफ आते हैं, इधर टुवर्ड्स योर रेस्पिरेटरी साइड जो हमारे नोज के बाहर निकलते हैं, या टुवर्ड्स योर स्टूल्स आपके पेट से बाहर। ओके, सो दीज आर अ फ्यू टेक्निक्स। बाकी एक और चीज है जल नीति, काफी लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में। जल नीति जैसी प्रैक्टिसेस साइनस को बहुत ज्यादा, इवन रिसर्च बेस्ड प्रूवन है कि जल नीति जैसी एक्सरसाइजेस साइनसाइटिस को काफी हद तक क्योर कर सकती है। पर जल नीति सिर्फ पहले किसी भी ट्रेन प्रैक्टिशनर या नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास या उनके सामने ही करना रेकमेंडेड है। तो इसमें क्या होता है, एक जल नीति का पॉट मिलता है जिसमें ऐसे एक कोन की तरह निकलता है, और यहाँ पे वो पॉट रहता है, उसमें आप लूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं, और आप बेंड करके एक नाक के थ्रू वो पानी जाता है और दूसरे नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। वही सेम आप दूसरे नॉस्ट्रल से भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेक श्योर अगर ये आप ट्राई कर रहे हैं, या आपको साइनस से कंप्लीटली छुटकारा पाना है, तो ये जल नीति इज डेफिनेटली हेल्पफुल, बट डू नॉट प्रैक्टिस इट अलोन एट होम, बिकॉज कभी कभी अगर आप गलत कर लेते हैं, अगर आप इनहेल कर रहे हो नोज से या माउथ से बीच में, तो वो पानी आपके सर तक जा सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा हेडेक रहेगा पूरे दिन, और ऐसी चीजें। और तुरंत जल नीति करने के बाद कपालभाति करते हैं, ताकि वो जो पानी पहुंचा है हमारे साइनसेस में, वो अच्छे से उस म्यूकस को मेल्ट डाउन करके बाहर निकाल सके। तो जल नीति इज वन ऑफ द मेन एक्सरसाइजेस एज वेल, जिससे साइनसाइटिस क्योर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे नोज और साइनसेस से रिलेटेड है। तो इन्हीं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या एक्यूपंक्चर से जो नीडल्स प्रिक करते हैं, उनसे आपका डायरेक्टली साइनस एक ही बार में क्लियर होता आपको फील हो जाएगा। तो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जब भी आपको साइनस हो तो आप कुछ एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स आपका सबसे पहले इसे यिन टैंग इन द मिडल ऑफ द आईब्रो। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपकी साइनस ट्रैक्ट्स हैं, सो डू नॉट प्रेस हियर, इससे आपको और ज्यादा स्नीजिंग सेंसेशन होएगा। मेक श्योर यू आर प्रेसिंग हियर, ओके, इन बिटवीन द आईब्रोज, give a good pressure and rotate around. Okay, this is one of the acupressure points. Next है हमारा इधर, हमारा जो lateral canthus of eye है, हमारा जो lateral side है eye के पास में, give a good movement, temples के पास नहीं, ये हमारी हड्डियों के पास नहीं, यहीं पे आईज के पास में आप अच्छे से इसे वो मूव कर सकते हैं। थर्ड क्या है, हमारा साइनस जो इधर है अवेलेबल, वो इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो अंडरनीथ योर जॉ, आपके जॉ के नीचे इस गड्ढे में अच्छे से प्रेस कीजिए, और अगर इधर प्रेस करते हुए अगर आपको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको साइनस का इशू हो सकता है, या कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू। तो गिव अ गुड प्रेशर पॉइंट देयर एज वेल। तो और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ऑल ओवर द बॉडी जो काफी हद तक उसे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा फेशियल मसाज। फेशियल मसाज से भी काफी हद तक ये ट्रीट कर सकते हैं। तो फेशियल मसाज आप कैसे करोगे साइनस में, तो ये आप अपने 2 फिंगर्स से करोगे, ऐसे आप अपने दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर लोगे अपने नकल से, आपकी मेटाकार्पल्स। तो इससे सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी आईब्रोज के आसपास अच्छे से प्रेशर डाल के बाहर की तरफ लेके जाइए, ऊपर लेके अपने कान के पीछे लाके नीचे ड्रेन कर दीजिए। वापस करेंगे, अच्छे से प्रेशर दीजिए, आपको इमीडिएट रिलीफ महसूस होएगा। होल्ड बोथ योर हैंड्स, कीप देम हियर, प्रेशर दीजिए बाहर की तरफ लेके जाइए कानों के पीछे, ब्रिंग इट डाउन
and down as well. You'll be able to feel the immediate relief. Next क्या कर सकते हैं, आईज के ऊपर ही उतना प्रेशर नहीं देना है जितना आपने इधर दिया है. Bring it above your eyes, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे पुश करें. Okay, so this will definitely help. Next, आपके forehead पे भी आप circular movements कर सकते हैं. Outwards, inwards नहीं करना है. Outwards movements. This will definitely help as well. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हमारा जो साइनस ट्रैक्ट इधर प्रेजेंट है उसके लिए प्लेस बोथ योर हैंड्स पेरिफेरी ऑफ द नोज पे, टिप ऑफ द नोज पे, और ऐसे बाहर की तरफ लेके जाइए अपने चीक बोन्स के ऊपर, कानों के आगे, इधर कानों के इस पॉइंट पे लेके जाइए, डाउन, पीछे, एंड आपके नेक के पीछे से नीचे ले आइए. विल बी एबल टू फील द इमीडिएट रिलैक्सेशन. तो यही कुछ फेशियल मसाजेस भी हैं जिससे साइनस काफी हद तक क्लॉग जो रहता है वो क्योर हो जाता है. ओके, बट अगेन ये टेम्परेरीली अगर आपको इमीडिएटली बहुत ज्यादा क्लॉगीनेस है तो ये हेल्प करेगा, पर यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो कॉज है, जिस वजह से आपको साइनस हो रहा है, उसे ट्रीट कैसे करना है. तो आई होप आपको साइनसाइटिस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेज क्या है और उसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वो पता चल गया. हाँ, एक और ट्रीटमेंट है इसका साइनसाइटिस का, हमारा जो पैक्स होते हैं, तो वार्म पैक्स लगा सकते हैं. तो आप कोई भी एक छोटा सा टॉवल ले लीजिए घर पे, लुकवार्म वाटर में डबो के अच्छे से अपने पूरे इस रीजन पे रख लीजिए. जस्ट प्लेस द टॉवल, जो हैंड टॉवल है उसे अच्छे से डिप करके अपने नेजल रीजन पे आप प्लेस कर सकते हैं. एक और चीज क्या होती है, आप आर्म एंड फुट बाथ ले सकते हैं. तो आपके सिर्फ हाथ और सिर्फ पैर, सिर्फ आपका जो फीट होता है उसे आप ठंडे पानी में भिगोइए और उसी टाइम पे गरम पट्टी अपने नेक पे और अपने आंखों पे रख सकते हैं. तो इससे क्या होता है, जितना भी हमारे साइनस होते हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं बॉडी में, ऑटोमेटिकली जो म्यूकस है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है. So I hope this is clear. Now you can raise your hands for any questions. Start taking questions one after the other. Let's start with Jyoti ji. Please unmute yourself and ask your question. हेलो मैम, मेरा बेटा 8 इयर्स का है. उसको करीब 4 साल से साइनस है. मैंने 1 साल उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया है पूरा. तो उस टाइम पर वो ठीक था, बट जैसे बंद किया उसके 3-4 महीने के बाद से वापस से उसको ये शुरू हो गया है. और ठंड बढ़ती तब तो बहुत बढ़ जाता है. जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा होने से एकदम हेडेक हो जाता है. तो ऐसा एक ही बार उसके साथ हुआ है जब भी हम लोग ट्रेवल कर रहे थे करीब 3 डेज के लिए. तो उसको इतना सीवियर पेन हुआ कि हमें इमीडिएट गाड़ी रोक के लोकल डॉक्टर को चेक करवाना पड़ा. फिर उन्होंने उसको एंटीबायोटिक और ये सब दिया. फिर जब हम घर Okay. आए तो वापस से किया. तो मैम उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने जलनी थी एक बार ट्राई किया बट वो कर नहीं पा रहा है. मुझे मतलब फूड एंड क्योर के ही डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जलने की ट्राई करो. बट Okay. मैं ट्राई करती हूँ उसको अलोम विलोम करवाने का, बट वो सुबह सुबह करता नहीं है. Yeah. तो मैं क्या करूँ उसके लिए? डेली उसको स्टीम देते हैं बट डेली भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बच्चा इरिटेट हो जाता है. नहीं करना है. और मेडिसिन मैं अभी नहीं देना चाहती हूँ. डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने साइनस का पंप भी सजेस्ट किया था बट मैंने नहीं दिया उसको. तो मैंने कैप्सूल, जैसे कि आपने बताया, एक बार डॉक्टर ने कैप्सूल बोला तो वो दिया. तो उससे मुझे ही बहुत इरिटेशन हुआ, मैं उसके साथ बैठी थी. तो फिर मैंने Right. वो नहीं दिया कि वो बहुत बहुत इरिटेट हो रहे थे उससे हम ये ब्रीद इन करने में. तो कभी कभी अजवाइन को पानी में बॉईल करके उसका स्टीम देती हूँ. मसाज देती हूँ, मस्टर्ड ऑयल वगैरह ये सब तो देसी नुस्खे थे. बट वो उसको क्या करो, अभी अभी पूरा पूरा दिन उसको वीजिंग साउंड रहता है और उसका नोज ड्राई होता है. वो फिर निकालो, फिर उसको बहुत ब्रीथ आउट करवाओ, तो वो प्रॉब्लम Got it. ही है उसको. तो हर दिन रहता है साइनस? हाँ, उसको भी रहता ही है. कभी कभी दिन में फिर भी ओके ओके है वो, बट ठंड जैसा बड़ा ठंडा
तो उसको होता है, और वो थोड़ा डस्ट में खेलता भी है, तो डॉक्टर ने बोला कि धूप मत जलाओ, अगरबत्ती नहीं जलाओ। बट वो अब पूजन वगैरह करेंगे सुबह, तो थोड़ा सा तो होता ही है, बट डाइजेशन डाइजेशन में कोई इश्यूज हैं ऐसा? नहीं, अभी नहीं है। पहले था उसको ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा था, जब वो 3 साल का था, जब उसको साइनस नहीं था। तो हम्म। सडनली उसको 2 ढाई साल के बाद ये कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ, तो करीब 1 ईयर तक रहा। फिर ऑटोमेटिक उसका ये ठीक हो गया कॉन्स्टिपेशन, और फिर ये साइनस हो गया, और साइनस की अभी वजह से एकदम? उसकी, हाँ, डाइजेशन सही है उसकी। जब ये बढ़ता है साइनस, तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है, यस। रेडनेस हो जाता है आईज पे, मतलब वो बहुत इचिंग करता है आईज को। हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि कैप्सूल्स तो बिल्कुल नहीं डालने हैं स्टीम में, नहीं, वो हाँ, इरिटेट नहीं ही लेते। करेगा उसे। जी। अ, जल नेती अगेन, जिस तरीके से अगर आपने दिया होगा, आप वापस जल नेती आप ट्राई करिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प उसे। खुद जब एक बार वो कंप्लीट आराम मिलेगा, तो वो बार बार खुद करना चाहेगा। तो ट्राई डूइंग जलनेति विद हिम। जिनसे भी आपने कंसल्ट किया है, फूड एंड क्योर के डॉक्टर, उन्हीं से आप बात हाँ, करिए, वो आपको और अच्छे से बता देंगे कि कैसे करना है एग्जैक्टली उसके साथ। नेक्स्ट, ओके। फेशियल ऑयल मसाजेस यू कैन कंटिन्यू, पर ये जो पट्टी है, गरम पट्टी जो मैं बोल रही हूँ, ये आप हम्म। ट्राई करिए। और इसे सुबह जैसे ही वो उठता है उसी टाइम रख दीजिए, और एकदम सोने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए, चाहे हर 5 मिनट में आप उसे थोड़ा सा ऐसे लुक वार्म वाटर में डाल के उसके मतलब पूरा इधर नोज से लेके इधर तक कवर रहना चाहिए। मेक श्योर अच्छे से आप इसे यू नो हाँ, ये स्क्वीज करके, और निचोड़ के, हाँ निचोड़ के डाल चलेगा। देंगे। एंड हाँ। आर्म एंड फुट बाथ भी इसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। जब भी एकदम से ऑनसेट होएगा, तुरंत हाथ और पैर ठंडे पानी में डाल दीजिए, सिर्फ इधर तक हाथ और हाँ, सिर्फ फीट ठंडे पानी में डाल के नेक रीजन में आप गरम पट्टा डाल सकते हैं। ठंडा पानी रूम टेम्परेचर पर, हाँ या ठीक है। और ठंडा? हाँ, टेम्परेचर भी चलेगा, पर अगर थोड़ा सा ठंडा अगर हो सके। चलेगा, चलेगा। हाँ, हाँ, चलेगा, फ्रिज का पानी। हाँ, फ्रिज का पानी, दैट विल बी ओ- गुड। ओके। या तो एंड यहाँ वन पर, हाँ जी। वन मोर थिंग इज, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक मेडिकेटेड घी, अगर आप किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। खुद घर पे बनाया हुआ घी बिल्कुल नहीं चलेगा, या खरीदा हुआ घी नहीं चलेगा। मेडिकेटेड घी सिर्फ फार्मेसी से लीजिए। हम्म। और शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा उसे, यू नो वो करने में, पर रात को सोने से पहले स्टीम ले लीजिए अच्छे से। सिर्फ एक ड्रॉप कोई भी एसेंशियल ऑयल या सिर्फ प्लेन पानी से भी स्टीम ले लीजिए। स्टीम लेने के बाद अच्छे से ब्लो करिए। ब्लो करने के बाद एक बार जब कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, तो सिर्फ एक ड्रॉप दोनों नाक में मेडिकेटेड घी डाल दीजिए। ओके। उससे वो ड्राइनेस भी चला जाएगा। ठीक है, एंड तो मैं भस्त्रिका, हाँ। जो प्राणायाम बोला, और वो सब से भी डेफिनेटली उसे हेल्प करेगी। ओके, तो मैम जो आपने घी बोला है, वो पहले उसको स्टीम देना है एसेंशियल ऑयल डाल के। मेरे पास एक टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, तो ये वर्क करेगा क्या? हाँ जी, अगर आपने खुद से सोर्स कर रखा है, अगर वो ऐसे एडिटिव्स के साथ नहीं है, तो आप डाल दीजिए सिर्फ एक ड्रॉप। नहीं, एक्चुअली मैंने तो ऐसे ही लिया हुआ था, अभी तक यूज नहीं किया है मेरे पे। अगर आप कोई दूसरा सजेस्ट करेंगे, देन आई विल बाय, मीन्स नो प्रॉब्लम। यूकलिप्टस ऑयल के साथ जाइए। टी ट्री ऑयल अगेन ओके। बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। यूकलिप्टस ऑयल विल बी गुड। बस वन ड्रॉप चलेगा। इज मोर देन इनफ। उसके ओके, साथ फिर अच्छे से ब्लो कर लीजिए। जब एकदम क्लियर हो जाए, तो बस एक ड्रॉप घी डाल दीजिए, घी को थोड़ा वार्म करके। ओके, ओके, चलेगा। तो डेली नाइट में डालना है ये? डेली मत डालिएगा अभी शुरू में, तो एक बार वीक में 2 बार करके देखिए। फिर इफ ही इज गेटिंग यूज्ड टू इट, देन यू कैन कंटिन्यू अहेड। ओके, ओके, थैंक यू मैम। We'll go with the next person. Sunil ji, please unmute yourself. यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, वो बीच में आप बता रहे थे बॉडी हीट अप के लिए अनुलोम विलोम भस्त्रिका और कपालभाति से बॉडी हीट अप हो जाएगी। तो हाँ सेम जी। लॉजिक को अगर हम आगे बढ़ाएं, क्या हम गुनगुना पानी पीना चाहिए हमें, या नहाते समय भी गर्म पानी से नहाएं, या रूम में हीटर लगाएं, या फिर सोना बाथ ले सकते हैं? क्योंकि स्टीम के लिए तो आप कह ही रहे हैं कि स्टीम प्रेफर कर ही रहे हैं,
तो क्या ये चीज़ें भी करें तो जिनसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए अगेन, जो भस्त्रिका और भस्त्रिका या कपालभाति जैसे प्राणायामास हैं, ये साथ में ही साइनस को स्टिमुलेट करते हैं। जब आप अंदर से फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो वो स्टिमुलेट होते हैं साइनस, उसके साथ में इंटरनल हीट बढ़ती है। बाहर से आप गर्म पानी, अगर सिर्फ साइनस हो और अगर आप बार बार गर्म पानी पियेंगे तो अगेन आपका थ्रोट इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स लूक वार्म वाटर यू कैन कंज्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आपका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या हीटर जैसे आप बोल रहे हैं वो आपका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इट्स ऑलवेज बेटर अगर आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होएगा और आपका स्टिमुलस कैसे जाएगा साइनस की तरफ, इसीलिए टुवर्ड्स दिस साइड। बट ऑफ कोर्स हीटर या ऐसी कोई भी चीजों से इम्प्रूवमेंट हो सकता है वेरी लिटिल बिट। सोना बाथ अगेन, कभी कभी सोना बाथ में पेबल्स यूज होते हैं या तो एक्सट्रीम एसेंशियल ऑयल्स, तो वो कभी कभी इरिटेट कर देते हैं ओके, उसे, और वो ह्यूमिड नहीं रहते हैं। तो जब हम ये साइनस ट्रैक्ट्स को क्लियर कर रहे हैं तो वो जो म्यूकस लाइनिंग है इट हैज टू बी मॉइस्ट। वो अगेन वापस जब ड्राई हो जाएगी वो सोना बाथ में ड्राई रह जाएगी, तो इसलिए डायरेक्ट जब हम स्टीम लेते हैं तो वो मॉइस्ट रहेगा और म्यूकस भी बाहर निकलेगा। ओके। तो एसेंशियल ऑयल के साथ स्टीम लेना ज़्यादा बेहतर है और हाँ जी, ल्यूकवार्म वाटर कंज़्यूम करें उतना ही काफ़ी है। या एसेंशियल ऑयल क्या अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मली सिर्फ प्लेन वाटर नॉर्मल, स्टीम भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। रोमा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, ये जो फेस मसाज जो करना है वो प्लेन ऐसे नकल बना के करें, उसमें ऑयल भी कुछ डालना है? नहीं नहीं, मतलब ऑयल ऑयल डाल के। कौन सा ऑयल यूज करना है? कोकोनट ऑयल के साथ ही जाइए, बिकॉज सबसे ज्यादा मतलब स्मेल ना हो किसी ऑयल में, तो कोकोनट ऑयल इज यूजुअली सूदिंग स्मेल। क्योंकि अगेन आप कोई और ऑयल यूज करेंगे जैसे कि मस्टर्ड ऑयल या सेसमे ऑयल या कोई भी ऑयल यूज करते हैं तो वो स्मेल रहता है, उससे अगेन ट्रिगर होता है। तो बहुत हल्का सा बस आप नकल्स पे ही कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा वार्म करके, और उससे फेशियल मसाज कीजिए। अच्छा, उसमें कुछ टाइमिंग है कि कितने बार करना है, हाउ मेनी स्ट्रोक? इट्स ऑलवेज बेटर एक तो मॉर्निंग में एंड नाइट में करें आप, एंड स्ट्रोक्स में यू कैन ब्रीथ स्ट्रोक फॉर एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 टाइम्स? 10 times. ओके। So जैसे एंड one stroke which I told, so you can continue that for 10 times and every others as well. Also it depends on the severity of your sinus. ओके। एंड फुट एंड पाम का जो ठंडे पानी में देना है, एंड यहाँ पे गरम पट्टी रखना है, उसका कितने, उसका भी ड्यूरेशन? हेलो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे हाँ, आप? मैं बोल रही थी जो फुट एंड पाम का जो ठंडे पानी में रखना है और गले में गरम पट्टी रखना है, वो उसका टाइम कितना, कितने देर तक? 10 to 15 minutes will be good enough. ओके। तो जो आप वो जो गरम पट्टा रखते हैं जैसे मैंने आपको बोला था, वो बार बार 5 मिनट में जैसे वो ठंडा हो जाएगा वापस या नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, उसे वापस लुकवार्म पानी में डाल के वापस रख दीजिए, इधर भी और आपके फेशियल रीजन पे। अच्छा, ये और ये दोनों? यस ओके। यस। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। Barna Shri ji, please unmute yourself. Good evening, ma'am. Good evening. Hello, ma'am. Yes, good evening. Yes, ma'am. It was a really very much useful session for me, ma'am. Wonderful session, ma'am. Thank you. मैम मुझे इस सेशन का इंतजार था क्योंकि मैम मेरे बेटे को भी ना अभी अभी हमारे में से दो लोगों ने पूछा ही है रिगार्डिंग देयर किड्स। तो मेरे बेटे का भी सेम है मैम। ही इज 12 years old। तो अभी 2-3 सालों से क्या रहा ना, अभी जैसे सोने से पहले उसको काफी जैसे कंजेशन, जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत, ये हमेशा हो ही रहा है मतलब। तो अभी आज के सेशन से मुझे समझ में आया शायद यही साइनस का ही उसका इशू होगा। एंड कभी कभी जैसे आपने कहा ना, वो हम लोग भी वो कर देते हैं, वो वेपो कैप जो होता है ना मैम, जो आपने कहा, तो मतलब इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम भी यूज कर देते हैं, लेकिन आज के सेशन से मेरा वो क्लियर हो चुका है मैम।
तो उसके लिए मैम मतलब ये तो उसका जो जो आपने सिम्टम्स बोला तो वो तो मैंने देखा ही है। आज मुझे लग रहा है कि उसको साइनस का ही इशू है। तो मैम हाँ जी। थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, जैसे अभी मैं आज से अगर शुरू करूँ तो उसको कैसा, कौन सा क्या दूं मैम? ये सिर्फ रात को हाँ। ही होता है अटैक्स जब भी साइनस का मतलब होता है? मैम यूजुअली उसका क्या होता है कि अभी जैसे विंटर्स शुरू हो चुके हैं तो उसको वो रनिंग नोज वाला तो इशू रहता है मैम, मोस्ट ऑफ ओके। द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड जैसे डस्ट वगैरह का तो मुझे लगता है कि उसको एलर्जी भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब जो मतलब वो छींक आना ये रेगुलर बेसिस पे ही होता है। अभी दो डाइजेशन, सालों से हो रहा है डाइजेशन डाइजेशन इश्यूज कैसा का। है? डाइजेशन मैम वैसे तो उसने कभी कॉन्स्टिपेशन या ऐसा कुछ बोला नहीं है आज तक, क्योंकि 12 years हो चुका है। ही कैन सेव इफ ही इज गेटिंग सम इरिटेशन और समथिंग, तो वो तो ओके। एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन अभी तो उसने वैसा कुछ बोला नहीं है। बट आई फील कि मतलब जैसे गट इश्यू हो भी सकता है, बट हजम तो हो जाता है मैम। मेरे को हाउ दिखा नहीं है। मेनी टाइम्स डज ही कंज्यूम डेयरी? मतलब दूध कितनी बार पीता है? अ, दूध मैम यूजुअली 2 बार, मॉर्निंग में मतलब वही मिल्क टी थोड़ा सा दे देती हूँ, और वो भी एंड ओके। शाम को मतलब रात को सोने से पहले देती हूँ। तो तो एक ही है। जब भी आप जी। दूध दे रहे हैं तो हल्दी के साथ ही दीजिए, वरना आप दूध मत दीजिए, और टी तो बिल्कुल भी मत दीजिए। ओके ओके एंड मैम। ओके। स्टीम आप स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट इन द जी मॉर्निंग, रात को ही आप स्टीम देके अच्छे से, जी नॉर्मल वाटर के साथ जी स्टीम देके अच्छे से एक बार जी। फेशियल मसाज कर दीजिए। वो साइनस ट्रैक्ट से एक जो बार पूरा। आपने आज जो सिखाया, हाँ आपने हाँ जिस जी। वे में आज सिखाया जी जी जी। फेशियल मसाज देके स्टीम देने के बाद इमीडिएटली जब भी बीच में उसे ब्लोइंग जैसा लगे, लेट हिम पुट म्यूकस बाहर आने दीजिए। और उसके बाद अगर म्यूकस वैसे नहीं ड्राइनेस। निकलता। सॉरी। जी मैम, वो रनिंग नोज जो रहता है जो मैम, वो पानी पानी जैसा ही उसका निकलता है। लेकिन अभी मतलब ऐसे अभी तो विंटर्स में काफी प्रॉब्लम हो जाता है उसको, वो सांस ही नहीं ले पाता, छींक आना, और इसीलिए सोते सोते काफी लेट भी हो जाता है। ये इशू है, मतलब सीधा करके सोता है तो ठीक है, फिर भी छींक आता है, मतलब साइड होके सोया तो फिर तो सो ही नहीं पाता, ऐसा होता है उसका। ओके। तो देर मेडिकेशन पे आर हम गए नहीं है मैम चांसेस अभी। कि इसमें डेविएटेड सेप्टम भी हो सकता है फिर, क्योंकि अगर ऐसे साइड में एंड पर्टिकुलर पोजीशन से, पर उसमें यूजुअली जी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। आप स्टीम ही लीजिए एज मच एज पॉसिबल, डायरेक्टली स्टीम दीजिए। एंड अगेन ये जो फेशियल मसाज है उससे वो जो म्यूकस है वो बाहर आने दीजिए कम्प्लीटली। ओके ओके मैम। ओके और वैसे वैसे सुबह सुबह, हम आज जी मैम। सुबह सुबह जो वो पट्टी मैंने बोली है, अब गर्म पानी में जी लेके वो सुबह सुबह आप उसके पट्टी जरूर लगाइए। श्योर मैम, श्योर मैम। हमने आज तक वैसे उसको मेडिकेशन पे रखा नहीं है। वो जो वेपो के भी जो है वो है वही यूज करते थे कुछ वैसे। अभी खिलाया नहीं है मेडिसिन इसके लिए उसको अभी तक, मतलब 2 years तो ऐसे पास हो रहा है। तो अभी ओके। आज जो मैंने सीखा है उसको मैं अप्लाई करूंगी मैम आज से, लाइक। तो एंड ऑल्सो जैसे आई कम टू यू। सूप्स, या सूप्स हाँ एज वेल, सूट्स ही लाइक। या ओके ओके मैम, दैट आई विल प्रोवाइड हिम। डू दैट। ओके थैंक यू मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ मैम। वो मतलब मेरा भी ये एक इशू है कि मतलब वो मैंने नोटिस किया, मतलब आफ्टर पेंडेमिक जब मैंने सेकेंड वाला जब वैक्सीन लिया था उसके बाद से, पहले मेरा ऐसा वाला कंडीशन नहीं था मैम। मुझे भी काफी मतलब जो ट्रिगर होता है, जैसे मैंने छौंक लगाया या फिर कोई स्ट्रांग अगरबत्ती, या फिर मैं बाहर कभी जाती हूँ तो मतलब मुझे काफी मतलब छींक आने लगता है। पहले ऐसा इशू नहीं था मैम। तो ओके। एक बार दिव्या मैम थी तो उन्होंने मुझे जल नीति के बारे में कहा था। शी टोल्ड मी टू बाय दैट जल नीति पॉट। बट अब तो वो उन्होंने, अब तो शायद अभी है नहीं वो आप लोगों के साथ। तो मेरे लिए मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी मैम? मुझे भी वही मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल हो या ऐसा ना, तो छींक लगाता, छींक आने से मेरा क्या होता है मैम, लेफ्ट साइड से ही, ओनली लेफ्ट साइड नॉट द राइट साइड। तो नाक में भी रनिंग हो जाता है एंड आईज भी मैम, दोनों साइड, लेफ्ट आई एंड ओके। लेफ्ट नॉस्ट्रल। जल नीति तो जैसे मतलब आप भी कर सकते हैं, आपका बेटा भी कर सकता है, बट ओनली अगेन मैं डायरेक्टली वो बता नहीं रही हूँ, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप किसी के सामने करें एक अंडर। बार, या किसी भी प्रैक्टिशनर के सामने। तो जल नीति, इफ यू कैन डू इट एंड इफ यू हैव समवन हु कैन लेट यू नो इट, then definitely go ahead with Jalneti. It is excellent for your son as well. But ओके मैम। coming to you, जैसे especially जो ये वैक्सीन के बाद हुआ, it is only directly related to your immunity only. तो your immune system has gotten a little weak. तो उसी ओके की मैम। वजह से आपको ये रनिंग नोज हो रहा है। तो जितना एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खा सकते हैं, विटामिन सी रिच फूड्स या ओके मैम। नट्स सीड्स, जितना ये सब आप हेल्दी फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं उतना करिए। एंड इफ एनी टाइप ऑफ, अगर आप टी या कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टॉप इट एज
fast as possible. ओके 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 मैम, श्योर मैम। हाँ ठीक है मैम। एंड जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो आपने स्पेसिफिकली बताया है, ये मैं अपने बेटे को शुरू करा दूंगी मैम, एंड दैट विल आल्सो हेल्प मी, आई होप। Definitely. Bhastrika will to definitely help. You will be able to see if he is at home, then just यस make मैम। him continuously do the Bhastrika for around 20 counts. Uh, ओके मैम। you will be able to see पूरा जो mucus है वो बाहर आ जाएगा. वो तो दिन में जितनी at least 3 to 4 times he can do it. अच्छा अच्छा, ओके मैम, श्योर मैम। मैम आज से कुछ ना कुछ तो शुरू कर दूंगी मैम उसके लिए। मैम अभी बहुत मतलब उसका हम भी सोचते कि रात आ गया मतलब सोने को इसको प्रॉब्लम होगा, तो Correct, some correct. steps will start from today itself मैम। Yeah, please. Thank you so much मैम for today's session मैम। Let's go with Sunita ji. Please unmute yourself. जी मैम, मेरे को ना 1 वीक से हो रहा है ये कोल्ड एंड कफ ना, और 1 वीक से ही मैं मेडिसिन ले रही थी एंटीबायोटिक। उसके साइड इफेक्ट में भी यही लिखा हुआ था कि रनिंग नोज होगा और कफ होगा। तो अब 1 वीक तो यही इंतजार किया कि अब ये मेडिसिन खत्म हो। अब आज वो मेडिसिन का कोर्स पूरा हो गया। तो कौन सी एंटीबायोटिक ले रहे थे आप? कुछ वो पस सेल्स आए थे यूरिन में ना, तो उन्होंने कुछ न्यूट्राफेरेंटिन ऐसे करके दी थी। ओके ओके, हाँ तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही होगा, एंड ऑफ कोर्स मे बी योर बॉडी माइट बी एलर्जिक टू सम ऑफ द कंपोनेंट्स जो भी मेडिसिन में है. तो अब आज उसका कोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन पहले 1-2 दिन तो बिल्कुल वॉइस बंद ही हो गई थी। फिर ओके. गार्गल वगैरह करने के बाद ठीक हुआ। अभी भी गार्गल कर लेती हूँ सुबह शाम। कॉफ भी है आपको? नहीं, अब बल ऐसे पहले से कम है। सोर थ्रोट थ्रोट में वो प्रॉब्लम है, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम ड्राई हो कॉफ रही था आपका? है। ड्राई कफ नहीं था, रनिंग नोज था। मतलब म्यूकस निकल ही रहा था, वो कभी येलो कभी अभी भी लिक्विड। आपको रनिंग नोज है, राइट? अभी आज कम है, लेकिन आवाज में ऐसे लग रहा है कि हाँ मुझे कफ हो रही है। तो इसमें ऐसे साइनस रिलेटेड आपको कोई इश्यू तो नहीं होएगा, बिकॉज पहले कभी ऑनसेट आपको नहीं हुआ है और ये मेडिकेशन की वजह से ही होगा, पर अगर हाँ आपको हाँ। इसे लेकिन रेड्यूस. मेरे ना ये लेफ्ट साइड की ईयर के पीछे ये जो नेक की बोन है ना, इसमें हल्की हल्की पेन है। ओके, दैट माइट अभी बी, भी मतलब ये जो कॉलर रीजन जहाँ पे मैंने आपको टच करवाया था, हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ नीचे जो यहाँ पे नेक की यूजुअली. दो दो बोन्स है ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो यस लेफ्ट यस. साइड वाली बोन में हल्का ऐसे हाथ लगाओ तो जैसे मसाज वगैरह करो तो हल्की सी ये बोन में पेन फील होती है। वहां पे इस एरियाज में यूजुअली टेंडरनेस रहता है जब हमारे को ऐसे रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोल्ड कॉफ रहता है, तो वो धीरे धीरे चले जाएगा. इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, पर इसमें अभी थोड़ा मसाज वगैरह कर सकते हैं गरम तेल की? नहीं. आप अभी बिल्कुल उसे कुछ मत करिए. ठीक है ठीक है। इट विल स्लोली गो अवे. अगर आपको रनिंग नोज के लिए आप स्टीम ले सकते हैं, और जो हाँ, फेशियल मसाज बोला है वो कर लीजिए. स्टीम तो ले रही हूँ मैं, स्टीम तो ले रही हूँ। टर्मरिक वाला वो सुबह पानी भी लेती हूँ, वो ओके अजवाइन डाल के दोपहर को अजवाइन वाला पानी बना रखा है। ये तो ओके. सब कुछ ले रही हूँ। और आजकल पेट साफ रहे उसके लिए डेट्स वगैरह भी मैं पहले तो नहीं खा रही थी ज्यादा, लेकिन ओके सुबह शाम अब 2 टाइम लेने लग गई हूँ कि पेट इससे साफ रहता है। ओके, नो प्रॉब्लम. पर ये आपको साइनस रिलेटेड कोई इशू की आपको डरने की जरूरत नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। Yeah. Let's go with Raminder ji. Please unmute yourself. मैम मेरी बहू को जब साइनस होता है तो उसको राइट साइड में सिर में दर्द होता है, Okay. एक ही साइड में। और कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली नहीं, बस डाइजेस्टिव? इसको अभी थोड़ी सर्दी होती है जब भी, तो एक आधे सिर में ही दर्द होता है उसको। मतलब उन्हें कंटिन्यूअसली रहता है या सिर्फ जब उन्हें कोल्ड होता है? नहीं, जब कोल्ड होता है तभी। देखिए, यूजुअली हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला था, या तो डिविएटेड सेप्टम या नेजल पॉलिप्स की वजह से क्या होता है, कभी कभी सिर्फ वन पार्ट ऑफ द फेस ऑफ द
साइनस में ब्लॉकेज रहती है या म्यूकस भरी रहती है, तो जब भी उन्हें कोल्ड होता है तो सिर्फ उसी साइड में ब्लॉकेज होगी, उसी की वजह से वो पूरा राइट साइड में उनको दर्द रेडिएट होता होगा। पर अगर उन्हें ऑफन नहीं होता है कोल्ड या रनिंग नोज नहीं रहती है, तो आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू वरी अबाउट, बट डेफिनेटली हेड मसाजेस वार्म ऑयल के साथ आप जा सकते हैं जब भी उन्हें ये एपिसोड्स होए। तो स्टीम लेने से यदि रनिंग नोज हो जाए उनका तो ठीक होगा? हाँ हाँ जरूर, स्टीम लेने से रनी नोज विल डेफिनेटली रिड्यूस। ओके, थैंक यू। ललिता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, कभी कभी म्यूकस होता है, मुझे थोड़ा हार्ड रहता है और कभी कभी थोड़ा सा ब्लड भी नजर आता है, तो वो किस वजह से होगा? पानी कम पीने से या क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा ब्लो करके बहुत ऑफन अपना म्यूकस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ देन डेफिनेटली आपकी लाइनिंग वहाँ पे रप्चर हो चुकी है। ऑफ कोर्स पानी कम पीने की वजह से भी हो रहा है, और ड्राइनेस हो चुकी है अंदर साइनस में। जब म्यूकस है तो वो जब बाहर निकल जाती है तो वहाँ पे ड्राइनेस है। इसके लिए जैसे हाँ मैंने बोला था कि मेडिकेटेड घी जो है वो आप एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं जब भी आपको ऐसा हो, जब क्लियर हो हाँ, जाए। वैसे डॉक्टर से मैंने पूछा था तो ओट्रिविन करके दिया है, तो वो डालने से फिर मुझे मतलब फिर 8-10 दिन कुछ भी नहीं होता है, पर बहुत रेयरली होता है ऐसे बीच बीच में कभी कभी। ओके, नहीं, गो अहेड विद medicated ghee only instead ओके, of any other prescribed medicines. अच्छा, मतलब क्या करना पड़ेगा? कहीं किसी भी फार्मेसी से आपको मेडिकेटेड घी मिल जाएगा, वो आप ले लीजिए। और जब भी आपको ये हो स्टीम ले लीजिए अच्छे से। हाँ इसमें एसेंशियल ऑयल आप बिल्कुल मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, बस नॉर्मल स्टीम ले लीजिए अच्छे से। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लो करिए नोज जब तक आपका क्लियर हो जाए पैसेज, और फिर बस एक एक ड्रॉप ऑफ मेडिकेटेड घी आप अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल के ऊपर की तरफ मुंह करके आप बैठे रहिए थोड़ी देर। तो ये जब भी हो आप ये करिए, ऑटोमेटिकली आपका साइनस का लाइनिंग वापस बिल्डअप हो जाए। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और शिवरा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, snoring is issue for sinus problem? देखिए, अगर सिर्फ स्नोरिंग है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई मीन if the only symptom is snoring, then you don't have to worry about it. Okay, ma'am. Munmun ji, please unmute yourself. Hello, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Very good evening, ma'am. It was a very, very, very effective and informative session. Thank you. Thank you so मैम much. मुझे ये पूछना था एक तो कि जैसे ये मेडिकेटेड घी जो है, ये आपने बताया बच्चों को भी ड्रॉप दिला सकते हैं, तो कितने दिन तक इसको करना चाहिए, कर सकते हैं, मतलब फॉर किड्स 8 to 10 years लाइक? Twice a week is more than enough. जैसे कि मैंने पहले बोला था, twice a week is good enough. पर अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है या ऐसा कुछ, तो you can go ahead with 3 times a week, but more than that is not necessary. नहीं, और जिसको मतलब ड्राइनेस नहीं है, जैसे मेरी बेटी भी सेम वही प्रॉब्लम है, उसका एक नोज पूरी ब्लॉक हो जाती है एंड बहुत म्यूकस निकलता है बहुत ज्यादा, एंड ये मंथ्स तक कंटिन्यू रहता है। अगर जब तक हम उसको कोल्ड की मेडिसिन नहीं दें अगर, तो वो एनी हाउ मतलब धूप में भी बैठा दें, मिल्क प्रोडक्ट ना देने से तो कम हो जाता है, बट ठीक ही नहीं होता वो। तो बट मॉइस्ट रहता है उसका म्यूकस, तो उसमें Okay. भी क्या देना चाहिए? स्टीम देते हैं आप? हाँ, स्टीम देते हैं, बट उससे बिल्कुल हाँ कम हो जाता है जरूर, पर खत्म नहीं होता जब तक उसको हम दे नहीं मेडिसिन। ओके, मंथ तो आप
goes on for months. Okay, so you'll have to follow like a series of treatment continuously whenever you're doing it. तो मतलब एक ही सिटिंग में जैसे आप पहले अच्छे से आप जैसे भस्त्रिका प्राणायाम जो मैंने बोला था वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वो करिए फॉर एटलीस्ट 20 to 25 काउंट्स. जब वो पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद आप स्टीम लीजिए. Okay. Okay, and then after taking the steam you can try putting just that warm putty on the हाँ. on her Yes. forehead and The the nose. eyes and the nasal region. And then अगर तब भी उसे बहुत ज्यादा relief नहीं मिल रहा है, then only go ahead with the ghee infusion. Okay. Otherwise that will not be needed. But do 2 to 3 things at one time, क्योंकि सिर्फ Understood. कभी-कभी म्यूकस बाहर मतलब सिर्फ नेजल ट्रैक्ट से निकल जाता है और साइनस में रह जाता है. तो इसलिए फिर आप मसाज भी दे सकते हैं कभी एक दिन स्टीम और भस्त्रिका के साथ. तो ऐसे आप चेंज करते रहिए, पर यू हैव टू मेक श्योर कि वो अनक्लॉग हो जाए. ओके, तो ये सोते टाइम कर सकते हैं, मैं मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता, सोने से पहले. हाँ, मतलब एकदम सोने से पहले नहीं. लेट देयर बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 45 मिनट्स आफ्टर फूड एंड हाफ एन आवर बिफोर स्लीपिंग. ओके ओके, थैंक यू मैम. और मैम जैसे आपने बताया इम्यूनिटी लो के वजह से भी ये प्रीडिस्पोज हो जाता है, तो मतलब बच्चों में भी और हम में भी जैसे क्या इम्यूनिटी की चीज डाइट में बच्चों को भी दे सकते हैं, या फिर जो आपने वेगन ऑल्टरनेटिव सूप बनाया तो उसमें क्या दें उनको, वार्म सूप्स? किसी भी टाइप की आप जो भी वेजिटेबल्स इन्वॉल्व कर सकते हैं फ्रूट सूप के अंदर, दैट विल बी ग्रेट. सूप्स तो एनीथिंग विल वर्क, बट देन मोर ऑफ विटामिन सी रिच फूड्स जैसे आपका कीवी या मौसम्बी, ऑरेंजेस या हाइड्रेटिंग फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन हो गया, जिसमें भी सबसे ज्यादा ये मिनरल्स विटामिन्स हो, वो सब आप कंज्यूम कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल. रॉ डाइट जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीजों में नट्स, सीड्स, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं. Seeds can be given to kids also? Yes, of course. कौन सा मतलब बोलेंगे, जैसे ये प्रॉब्लम के स्पेशली कोल्ड? स्पेशली जैसे अगर बहुत ज्यादा ही कोल्ड रहता है तो आप सेसमे सीड्स भी दे सकते हैं, तिल के, या फिर तो रोस्ट, सनफ्लावर ड्राई रोस्ट सीड्स. करके. या डोंट गिव चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स सो मच राइट नाउ, क्योंकि अगेन वो बॉडी को बहुत ज्यादा कूलिंग कर देते हैं और फिर वो म्यूकस जम जाता है. तो मे बी सनफ्लावर सीड्स यू कैन गो अहेड एंड सेसमे सीड्स. तो इनको फ्राई करके इन एनी वेजिटेबल और डायरेक्टली ड्राई रोस्ट करके? If the kid is not able to eat it just like that, then maybe just roast it a little bit, or if you want then you can add it on top of any of your vegetables, but don't cook the seeds. ओके, ड्राई रोस्ट करके ऐसे ही. Yeah. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. Rashmi ji, please unmute yourself. Hi, good evening. Very Good evening. enlightening program you've done, ma'am. And I am 72, and I've never had any problem of nasal or throat infection and all that. I Okay. mean, maybe sometimes in childhood. I don't remember when. Okay. But last month, like in all our area in NCR and Noida, where I'm speaking from, everybody had this viral infection, and so I had severe viral infection without fever, but Okay. so much of running nose and clogging and all that also always all of it disappeared. Whole of November I had it. Now what is happening is for last 15 days all the other things have disappeared. There is no uneasiness or anything, but unnecessarily, there's a little bit of liquid that comes out of the nose, very little bit. It doesn't hamper my breathing at all. Okay. But it's very irritating. I have to particularly speak on stage from time to time. So all the time, if I do this, it gets very embarrassing. So Yeah. I've been taking steam, and of course I'm a yoga freak. So I do my Bhastrika pranayam and breathing exercises. But what could be the cause of this thing, ma'am? Is Yeah. not anything to do with sinusitis or not? No, it's definitely not anything to do with the sinusitis, but as you've mentioned that you've gotten a viral infection before,
So there are Mm-hmm. probably residues of the virus or the viral infection in the sinus area. So there is still some irritation, and your body will take some more time to get that healed. Maybe the other people around you or your family members, it would have gotten better by now, but as No, I stay alone. I stay alone. I stay alone. okay, yeah, but it will Mm. definitely take a little more time. But it's just healing. Let your sinuses heal. It's great that it's just clear fluid. So there's nothing to worry about. You can continue Uh, taking steam. okay. Will vitamin C and anti-allergy help in this? Tablets, you're asking for like supplements, No, is no. what I you're take asking. juices. I also take juices. Fresh Juices. juice. Fresh juice. Huh? Instead of consuming the fresh juice, it will be better if you could consume the fruit as such. No, ma'am. I have this, you know, issue of dental thing, so I cannot chew. Okay. That is the thing. So I have to take juices only. Yeah, So, definitely. mhm. These will help you for sure, because again, it's going to improve your immunity, but there's nothing to worry about. It's just the residue which is still coming out. Okay. Thank you so much. So kind of you. Yogesh ji, please unmute yourself. Hello. Yes, hello. Good evening. Good evening, ma'am. First of all, this is a very informative Thank you. information as far as everybody is concerned. My question is for the general system. Since I am living in Delhi, and right now the winter season is on, and moreover we are suffering from the acute pollution also. Correct. So that way, I am also a regular morning walker. So do you suggest that during that morning walk in the, say, 7:30, 8 o'clock, the exercises are good for, and breathing exercises, yoga exercises, pranayama are good enough for the body, or we shall be doing all this in-house within the rooms? Just suggest us. Look, as you're staying in Delhi and there's already a lot of pollution, 7:30 is pretty late for the air to be actually fresh. So if you can do it a little bit earlier, like maybe by 5:36, that would be recommended. But again, the pollution never goes off from the, from your air. Atmosphere. It's always there. Yeah. So I think if you can do a few of these exercises in the morning, early morning, like around 5 to 6, if you're doing outdoors, but I prefer you do it indoors itself. Okay. It will be better to do all this in indoor only, rather than if If I you're am not not able to doing it go early. early in the morning, Yes. rather than to do in the indoor only. Yes, definitely. Thank you very much. Sadbhavna ji, any questions? You can unmute yourself. हेलो Yes. हाँ जी गुड इवनिंग Good evening. हाँ मैडम मुझे ना साइनस है सुबह तो मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी सी रहती है Okay. और जैसे थिक सा कोई पेस्ट में 15 आधा घंटा मुझे खांसी रहती है काफी सुबह उठ के 4 बजे उठूं या 5 बजे उठूं आधा घंटा तो इसी में लग जाता है और एलर्जी डस्ट से एलर्जी होगी किचन में जाती हूँ उससे होगी कई चीज परफ्यूम से होगी कोई स्मेल है उससे होगी तो फिर खांसी छिड़ती है मुझे सुबह भी ऐसे ही खांसी रहती है और काफी साल हो गए इसे Okay. ये आपका मैंने की है पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज से हाँ जी, ये बहुत, वही मैं बोल रही हूँ, बहुत कॉमन होता है वो लोगों को, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे को ये हो रहा है और इसे कैसे ट्रीट करना है। पर आप इसे स्टीम लेते हैं आप? स्टीम अब तो नहीं ले रही पर पहले मैं लेती थी ये जब लेती हूँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है पर फिर वैसे ही ओके, पर स्टीम आप डेफिनेटली ले सकते हैं, पर ये जो आप बोल रहे हैं जैसे आपको कॉफ भी होता है साथ में, है ना? हाँ जी इसमें ये जो अब मेडिकेटेड जैसे चिपका सा है नहीं कुछ ऐसे निकलता रहता है दिन में भी हल्का पर सुबह तो आधा घंटा मेरा इसमें लग ही जाता है डाइजेशन कैसा है आपका?
डाइजेशन ठीक है पर आजकल कम है वैसे, मतलब भूख कॉन्स्टिपेशन, नहीं लगती इतनी। एसिडिटी, एपेटाइट नहीं है? हाँ जी, भूख नहीं इतनी लगती अब तो, पता नहीं सर क्यों। ओके, ये डेफिनेटली आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज से भी रिलेटेड हो सकता है, पर इसके लिए जी। जैसे आप अनीमा भी ट्राई कर सकते हैं इसके साथ में। अच्छा। ओके, और ये जो पट्टी मैं बोल रही हूँ ये लगाना, क्योंकि आप बोल रहे हो जैसे थिक है थोड़ा, आपका पेस्टिश हाँ म्यूकस जी। है। हाँ, तो ये जो गर्म पट्टी है वो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप अपने नेजल और ये फेशियल एरिया में लगाइए। और जो प्राणायामास मैंने आपको सजेस्ट किए, भस्त्रिका और कपालभाति, अब भस्त्रिका करते रहिए जब तक आपका वो पेस्ट जैसा थोड़ा सा और लिक्विड ही ना हो जाए। आप 20-30 राउंड्स तक कर सकते हैं। अच्छा। या पर ये इम्यूनिटी ही आपकी वीक है बेसिकली, क्योंकि अगेन डाइजेशन इम्यूनिटी से, वीक है मेरी, हाँ जी। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं एकदम से सेंसिटिविटी है परफ्यूम से भी या कोई मसाले से, ये सब तो ये आपका हाँ इम्यून जी। सिस्टम रिलेटेड ही है। तो जितना आप अपने डाइट पे बहुत ज्यादा हेल्दी खाना फोकस कर सकते हैं वो ही अच्छा रहेगा, जितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। और ठीक अगर है। दूध आप कंज्यूम करते हैं, नहीं, दूध तो मैं बिल्कुल, और ज्यादा खांसी हो लस्सी, जाती है और मैं हल्दी वाला भी ले लेती हूँ, तब भी सुबह ज्यादा खांसी हो जाती है मुझे। लस्सी ऐसा कुछ? लस्सी कभी कभार ओके, दिन में, ठीक है, नो नहीं तो प्रॉब्लम। वो। ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किया, दैट माइट हेल्प। दिन में भी थोड़ी थोड़ी खांसी बलगम सी रहती है हर वक्त ही। बलगम आता है आपको चेस्ट में से? हाँ, खांसी में से? चेस्ट में नहीं है, सिर्फ ये ईएनटी वाला पोर्शन है जो उतने में ही है बस। अच्छा, अगर नहीं, आपको चेस्ट में से आता है बलगम? नहीं, चेस्ट में नहीं है, मतलब रेशा थोड़ा थोड़ा ना गले में गिरता रहता है हमेशा। तो ये आप अपनी इम्यूनिटी से ही रिलेटेड, आप अपनी डाइट पे जरूर फोकस करिए। एंड अगेन आप अनीमा ट्राई कर सकते हैं, आपका पेट में डेफिनेटली खुलेगा। और आप मोरिंगा लीव्स ट्राई कर सकते हैं, ड्रम स्टिक होता है ना? अच्छा, वो कैसे लेंगे? ड्रम स्टिक पता है आपको, सब्जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। उसकी जो पत्तियां होती हैं, हाँ जी। या तो आप चटनी बनाइए या तो उसका सूप बनाइए, आपकी भूख भी डेफिनेटली खुलेगी, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपका अच्छा। डाइजेस्टिव इश्यूज भी ठीक रहेगा। अच्छा। ठीक मोरिंगा है। लीव्स। मोरिंगा लीव्स, ठीक है मैम। हाँ जी। ओके, थैंक यू। या ओके मैडम, थैंक यू। Munmunji, first Bhastrika, then you take the steam. After that, the warm towel. Tapasji, please unmute yourself. हेलो। Yes, good evening. एक्चुअली मैडम मेरा साइनस प्रॉब्लम है। मेरा डू एनी काइंड ऑफ ऑयल पुट इनसाइड नोज, प्लीज सजेशन। Sorry. एक्चुअली मेरा साइनस प्रॉब्लम है। हाँ जी। एक्चुअली मैं जानते चाहता है जे एनी काइंड ऑफ ऑयल इनसाइड नोज। देखिए, डायरेक्टली तो आप नहीं, आप कोई भी ऑयल तो आप नोज के अंदर नहीं डाल सकते हैं। ओके और ओके। स्टीम आप जरूर ले सकते हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं? यस यस। हाँ, तो स्टीम आप ट्राई करिए, बट डायरेक्टली डोंट अप्लाई एनी ऑयल, आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं। और अनलेस आपको ड्राइनेस है या ऐसा कोई मेजर इशू है तो आप घी भी नहीं ही डालिए, बल्कि वही पट्टी ट्राई करिए, भस्त्रिका एंड स्टीम। ओके ओके, ठीक है मैडम। हफ्सा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। या मैम, मेरा बेटा है जो 4 साल का है, हाँ उसको जी। अभी तक के 3-4 टाइम्स निमोनिया हो चुका है। उसको ऑल द टाइम उसको सर्दी, रनिंग नोज रहती है, खांसी वगैरह। वो जब शुरू होती है 2 वीक्स 3 वीक्स तो खींचती है, कभी कभी तो 1 मंथ भी निकल जाता है। उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है मैम, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको ठंडी चीजें मीठी चीजें से बचाना है, और फ्रूट में सिर्फ उसको पपाया ही दे सकते हैं, पपाया के अलावा कोई कोल्ड फ्रूट भी नहीं देना है उसको। ओके। और ये उसके कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, और डेली स्टूल पास नहीं करता है, ऑल्टरनेट डेज पे स्टूल पास करता है वो।
सेम Okay. रिलेटेड मेरे हस्बैंड को भी है मैम, वो भी उसी का भी नोज ब्लॉक रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। मेरे हस्बैंड का भी नोज ब्लॉक रहता है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन सही नहीं है इन लोग का। ओके, सो ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली आपके गट रिलेटेड और इम्यूनिटी पे भी बहुत मैटर करता है। तो पपाया तो आप दे ही सकते हैं, पर उसके साथ में आप स्वीट पोटैटोज भी दे सकते हैं। व्हाट मैम? स्वीट पोटैटोज, अच्छा अच्छा। ठीक है, स्वीट ओके। पोटैटोज भी कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ जी, ठंडे फ्रूट्स तो आप बिल्कुल मत दीजिए, वही अच्छा रहेगा, पर स्वीट पोटैटोज विल नहीं, डेफिनेटली आपने हेल्प। कहा कि विटामिन सी फ्रूट जैसे कि मौसम्बी वगैरह, जैसे आप कह रहे थे विटामिन सी फ्रूट्स के बारे में बोल रहे थे ना, तो डॉक्टर हाँ ने जी, उसको नहीं देने के लिए बोला है। देखिए अब इट डिपेंड्स ऑन हिम आल्सो, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैड निमोनिया बिफोर। तो अगर उसे वो यस सूट हो रहा है या नहीं, अगर हो सकता है कि उसे उसी से अगर ट्रिगर होए किसी स्पेसिफिक फ्रूट से, यस। so that will not be good. So instead of going towards fruits, continue with the papaya, but you can go ahead with sweet potatoes. That will definitely help. वो अच्छा खासा ऐसे इम्यूनिटी भी देता है, विटामिन सी भी देता है, और गर्मी भी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। नट्स एंड सीड्स देते हैं आप। ओके। और ये जो नोज स्टफ रहती है मैम, उसके लिए क्या करना है मैम? बिकॉज अभी ही इज ओनली 3 to 4 years old, राइट? यस। तो स्टीम, नो नो, आई एम सेइंग अबाउट फॉर माय हस्बैंड मैम, उनकी भी nose बंद रहती है स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम्स, और स्नोरिंग ज्यादा करते हैं वो। ओके, उनके लिए तो यही स्टीम उन्हें लेना पड़ेगा। भस्त्रिका करिए और फेशियल मसाज करिए, साइनसेस को अच्छे से अनक्लॉग कर लीजिए सोने से पहले। ओके, कंप्लीटली भस्त्रिका। ब्लो द नोज आउट। भस्त्रिका जो भस्त्रिका। इनहेल करते हुए आप हाथ ऊपर लेके जाइए, फोर्सफुली एक्सेल करिए नोज से। ओके ओके। ओके, इसका 20-30 राउंड्स करने के बाद आप स्टीम लीजिए, फिर उसके बाद फेशियल मसाज दीजिए, काफी अनक्लॉगिंग महसूस होएगा। ओके मैम, थैंक यू। ललिता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपने तो सजेशन दिया था मुझे, लेकिन मुझे ये पूछना है कि आपने कहा था कि नोज के यहाँ के कुछ नर्व्स रैप्चर हो गए हैं, तो मैं इसमें भस्त्रिका प्राणायाम कर सकती हूँ क्या? नहीं, कोई भी नर्व्स रप्चर नहीं हुए हैं, सिर्फ जो हाँ लाइनिंग होती है म्यूकस की, वो ड्राई होने की वजह से हाँ। वो रप्चर की तरह होता है। नो ओके नर्व्स और एनीथिंग हैज ओके, बीन। तो भस्त्रिका भस्त्रिका, प्राणायाम करते हैं। हाँ जी, ज्यादा फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है। जितना आप जैसे ब्लो करते हैं अपना नोज, जितना उतना प्रेशर देते हैं उतना ही दीजिए भस्त्रिका करते समय। अच्छा, ठीक है ठीक है। So anybody else with any questions, आप अपने hands raise कर सकते हैं। I guess that's it. I hope आपको साइनसाइटिस के बारे में काफी क्लियरेंस मिल गई है, क्या है, कैसे होता है, आप कैसे अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं, और कुछ उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज। बहुत छोटी सी ही बीमारी है, बहुत आसानी से ट्रीट हो सकती है। So I hope this was helpful, and I'll see you guys in the next session. Have a great night. Bye bye everybody. Take care.